हिडमा मारा गया। India 51-year-old Madhvi Hidma, the most wanted leader within the Maoist ranks, been killed in an encounter in जो सबसे इस इलाके में अबूझ पहेली बना रहा, जिसके पीछे पुलिस सालों लगी रही, हिडमा। उस हिडमा को भर्ती करने वाला मेरे सामने बैठा है जी। तो मैं एक हिडमा को नहीं बनाया हूँ, हिडमा जैसा लोग कई लोग को बनाया हूँ। कितने लोगों को भर्ती किए होंगे आप? मैं कोंटा में। तो हिडमा को क्या ट्रेनिंग दी? पूरा मिलिट्री फॉर्मेशन, बारूद, बंदूक कैसा बनाना, कैसा चलाना, क्या करना, सब आता था उसको। सीखना पड़ा वहाँ जाके। हिडमा का पहले मेरा भी नाम था, बहुत बदरन्ना बोलने से बहुत बड़ा बदमाशी है। हाँ, बदरन्ना बोलने से बदमाशी है। तो अभी जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, पहले बैठने में डर लगता मेरे को। डर लगते थे वास्तव में। और ये जन अदालत क्या होती थी? कोई जन हालत लो, ये लोगों को एक जगह बुला के सबको सामने उनको दंड दिया जाए। तो मान लो अगर कोई पुलिस का मुखबिर मिल गया तो जन अदालत में बैठाया तो क्या करते थे उसके साथ? सबूत सत्य है तो उसको मार मार देते। देते। तो इसमें जिसे बहुत बार देखा गला काट देते थे। गला काटने के समानता के लिए बंदूक उठा लेना, ये कैसे आपको सही लगता है? सरकार हमको दबाने के लिए हमेशा कोशिश करती है, तो हम अपना आत्मरक्षण के लिए बंदूक पकड़ना है, लेकिन हमला करने के लिए नहीं है। लेकिन हमले तो किए। हमें वो अभी प्रश्न वही आ रहा है, हमले तो किए बोलने से तो बंदूकें लूटी, बम लूटा, सब लूटा। अब समस्या वही आया ना। अभी ये कम्युनिज्म और ये सब इधर के आदिवासी लोगों को समझ में आता था कि बस ये लगता था कि जंगल जमीन बचाना है। अब उनको नहीं आता था, नहीं आता। जंगल में एक दूसरे जगह से ट्रैवल भी करते थे, बारिश वारिश में, फिर वो बारिश तो वो सब झेलना पड़ता है हम लोग। वो कम्युनिस्ट लोग का वो जीवन है, कठिन जीवन है। हम कम्युनिस्ट है, हम कष्ट जीवी है, हाँ बोलने से ना बोलने से हमें कम्युनिस्ट, हमें कष्ट जीवी। हमको जब कमजोर समझ के वो अपने सीना तान के आने लगे तब हम हमला करना है। गिरिल्ला युद्ध का मतलब ये है ना। एक सड़क है उधर में 100 बार में से 90 बार जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मेरे को लगेगा सब ठीक है। ठीक है। 99 बार जाऊंगा, लगेगा सब ठीक है। ठीक है। 100वीं बार मार देगा। 1000 बार। तो ये बताओ आईडी कैसे लगा देते हो? लगाते थे आईडी। कभी ऐसा हुआ कि सामने पुलिस से मुठभेड़ हुई हो, फंसे हो आप? हुआ? हाँ, वो तो होता है। तो फर्क नहीं लगता था कि मर जाओगे, गोली लग जाएगी? वो सब जान के तो गए ना, उसको मालूम है ना। आतंकवादी और नक्सली में क्या अंतर होता है? आतंकवादी अलग है, आतंकवादी को बताना, उनको विचारधारा ही नहीं ना। अब देश में कहीं देखना है, वो कहीं देश के लिए लड़ता है। अभी क्या लग रहा है आपकी पार्टी का हालत कैसा है? मैं यही बोल सकता हूँ कि अभी हिडमा के मारे जाने के बाद लग रहा है कि अब टूट गया है मामला। मैं तो ऐसी नहीं मानता। आप चाहोगे कि आपके घर से कोई हिडमा बने? तो नहीं बने। सरकार में भी जो शामिल हुआ, पुलिस में जो है डीआरजी में, वो भी आदिवासी है। जो नक्सली बना वो भी आदिवासी था। नक्सलियों ने भी मारा मुखबिर समझ के, और तमाम। तो नुकसान तो आदिवासी का हुआ ना। आप, मैंने सुना गाना भी अच्छा गाते हो। गाना अभी नहीं। तो क्या गा के आप एकत्रित करते थे? हल्लमना चलाया, खेतों का जगाया, दिन रात जगा कर फसलों का उगाया, अमर बिना दान नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, जुल्म कौन रे, उसका जुल्म क्या रे। अरे गरीब सारे मजदूर किसान मिलजुल के रहना रे, क्रांतिकारी झंडा तले संग टूटो ना रे, ये झूठे रोक सरकार को लात मारो हटा दो, ये गाँव हमारा, ये गली हमारी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ऊडो। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपको पता है कि बिजनेस को मैनेज करना कितना टफ होता है। बिजनेस को डिजिटली विजिबल बनाना हो, या फिर हायरिंग करनी हो, डेली ऑपरेशन देखने हो, या फिर इन्वेंट्री मैनेज करनी हो, हर काम में ना सिर्फ मैन पावर बल्कि काफ़ी सारा पैसा भी लगता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है ऊडो। ऊडो एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल ऐप्स हैं, जैसे वेबसाइट बिल्डिंग ऐप, जिसमें आप कुछ ही क्लिक्स में अपने बिजनेस की वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऐप, जहां पर आप कुछ ही क्लिक्स में अपने लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान बना सकते हैं और अपने लिए बेस्ट टैलेंट हायर कर सकते हैं। और इनवाइसिंग ऐप हो, जहां ऐप एक ही क्लिक में इनवाइस जनरेट कर सकते हैं उसके थ्रू, और ऑनलाइन पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। इनवाइसिंग के अलावा ऊडो पर मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, इन्वेंट्री सब कुछ आसान हो जाता है। और ऊडो की पहली ऐप कंप्लीटली फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट, बायो में चेक करें। अब लौटते हैं मेन वीडियो पर। हिडमा मारा गया, ये खबर पूरे देश में तब फैली जब उसका एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन हिडमा को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ, किंवदंतियाँ, जब तक वो नहीं मारा गया था, जब तक एनकाउंटर नहीं हुआ था,
तब तक उसकी चलती रही, लोग जानने के लिए इच्छुक रहे कौन है, क्या है उसकी बटालियन, क्या है उसका फॉर्मेशन। और उसके मारे जाने के बाद ये कहा गया कि नक्सलवाद और माओवाद की जो एक आखिरी उम्मीद थी उसको मार दिया गया। और उसके बाद लड़ाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और फोर्सेस जंगल के अंदर घुसती चली गई, माओवादी पीछे हटते चले गए, सरेंडर होता चला गया। लेकिन कहानी शुरू कहाँ से होती है माओवाद की? जो छत्तीसगढ़ में माओवाद आया और ये माओवादियों का सबसे बड़ा सेंटर हो गया, सबसे बड़ा एक जो इनके गुरिल्ला फाइटर थे उसका सबसे बड़ा जोन हो गया। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? और हिडमा को जिसने भर्ती करवाया था, हिडमा का गुरु कौन था? हिडमा का गुरु जो था या जो थे या जो हैं वो बदरन्ना है, जो भी हमारे साथ बैठे हैं। दादा स्वागत है आपका। जी आप लोग का स्वागत है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच पे अब आप हिडमा के गुरु को, हिडमा को भर्ती कराने वाले व्यक्ति की बात सुनने वाले हैं, जो एक ज़माने में खुद भी हथियार लेकर के लड़ाई करते थे और खुद भी एक माओवादियों के गुरिल्ला फाइटर थे। लेकिन उसके बाद एक टाइम पे उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर वो समर्पण नीति के तहत अब सरकारी अमले में नौकरी करते हैं। इनकी पत्नी भी जो है सरकारी अमले में नौकरी करती है, वो पुलिस में है, ये नगर निगम में है। जी ठीक परिचय दिया दादा मैंने आपका? सही बात। तो आपका बदरन्ना एक्चुअल नाम है या फिर जो पार्टी का दिया हुआ नाम है? ये पार्टी का दिया वाला पार्टी नाम है। एक्चुअल नाम क्या है? एक्चुअली मेरा रामा है, पुड़ियम रामा है। अच्छा। तो पार्टी में बदरन्ना का नाम से जाना जाता है। हाँ, तो आज भी सब पुलिस विभाग से लेकर सब बदरन्ना का नाम से जानते हैं। तो आप मूल रूप से कहाँ के हो? मैं मूल रूप से पामेड़ का हूँ। तो पामेड़ थाना के अंतर्गत है, तो जारपली वो एक गाँव है, वहाँ मेरा बड़ा भाई रहते थे, उन्हीं की मैं आना जाना करता था। ऐसे होते थे, मैं पार्टी से मैंने संपर्क में आ गया था। मैं ये कहाँ पे है? जारपली क्या मैंने पड़ता, बीजापुर जिला भी पड़ता है। बीजापुर जिले। जी बीजापुर जिला पड़ता है। तो जब पार्टी की बात होगी यहाँ पे, जब हम पार्टी बोलेंगे तो उसको समझिएगा जो CPI-M माओवादी वाली जो पार्टी है, वो उस पार्टी का मतलब वही हुआ ना आपके जी लिए? जी जी वही पार्टी। पहले स्टार्टिंग में भारत कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पीपुल्स वार बोल के नाम से जानते थे। ठीक है। तो उस समय पीपुल्स वार बोलते थे। फिर? MCC वाले जब पार्टी में शामिल होने के बाद उसको माओवादी का नाम से दिया गया था। ठीक है। भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बोल। ठीक है। तो उस नाम पे इसलिए पार्टी बोलते कि मैं पीपुल्स वार का कार्यकाल के समय था भर्ती हुआ था। ठीक है। तो आप जो है कब भर्ती हुए? मैं 87 में भर्ती हुआ था नक्सली में। तो इसका स्टार्टिंग बोलने से पहले इन लोग आंध्रा में थे पार्टी। वास्तव में इन लोग को 85-86 सो आंध्रा में थे इन लोग जानेदा। मैंने उस समय कोंडापल्ली सीताराम केंद्र कमेटी का बड़ी था। तो कोंडापल्ली सीताराम का विचारधारा ये था कि हम एक जगह नहीं रह सकते, एक जगह रहेंगे सरकार दबाव ला देंगे, वो हमको मार देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। हम छोटे छोटे गैंग रूप से तैयार होकर हम दंडकारण्य की तरफ विस्तार करना है। उस समय मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश भेजने का मकसद से उन लोग आना जाना कर रहा था। तो बॉर्डर पड़ता है हमारा, आंध्रा बॉर्डर बिल्कुल बॉर्डर पड़ता है कि हम तेलुगु से ज़्यादा रिलेशन है, हम बचपन से भी तेलुगु बात करते हैं। वास्तव में उस समय आंध्रा वाले को कोई यहाँ का लोकल भाषा नहीं आती थी, उनको भी बहुत दिक्कत होती थी कि इस कारण से हमसे ज़्यादा कंटैक्ट ज़्यादा हुआ। तो मैं भी पार्टी में पहला व्यक्ति का रूप से भर्ती हुआ। मैं पहला व्यक्ति? जी पहला व्यक्ति, मैंने मध्य प्रदेश का समय पहला व्यक्ति का। मतलब मैं ये मध्य प्रदेश इलाके से पहले नक्सली से जो बने उनसे बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है जी। तो मैंने मेले से कई लोग भर्ती हुआ, लेकिन वो पार्टी में ठीक ही नहीं थे, वो छोड़ के चले गए। लेकिन आज उनका तो नाम भी नहीं है, उसको पार्टी में भी कोई मान्यता नहीं, लेकिन आज भी मेरे को ज़्यादा जाना जाता है। तो क्यों भर्ती हुए आप? मेरे को भर्ती होने के लिए कारण आर्थिक स्थिति है। उस समय खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान भी नहीं था। मकान बनाने के लिए भी फॉरेस्ट वाले दबाव लाते थे कि लकड़ी काटना नहीं है, लकड़ी काटेंगे तब तो मकान बना पाएंगे। तो ये ज़्यादा सरकार तरफ से ज़्यादा प्रेशर ही था, दबाव था। ये 2-3 चीज़ें, एक आर्थिक स्थिति है, रहने के लिए खाना पीना नहीं होने के कारण, एक तरफ फॉरेस्ट वाला का ज़्यादा दबाव था इसी कारण। तो सरकार से पहले जीवन में नक्सली पहुँच गए? हाँ, पहले जीवन में नक्सली पहुँचे कि उस समय सरकार का वो उस इस टाइप का भाई सीरियस नहीं लिया उस समय सर। नहीं, आप जब छोटे थे जी, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरा अभी 53। तो आप जब छोटे थे, तो जब आप गांव में रहते थे सामान्य नागरिक के तौर पे, जी, तो आपके जीवन में सरकार का मतलब क्या होता था? सरकार का मतलब अभी उस समय कपड़ा नहीं थे, लोग ऐसे ही अभी जो अपन पहना ना, एक कपड़ा देखने से सरकार मैंने फुल पैंट फुल शर्ट पहनेगा ना, वो गवर्नमेंट का आदमी है। हाँ, सरकार का मतलब है फुल पैंट फुल शर्ट पहना माने वो सरकारी है। हाँ। माने वो नौकरी करने वाले हो, भले साधारण व्यक्ति हो, जो भी हो, हाँ, हमारा नज़र से सरकारी आदमी। ठीक है।
ऐसी सोचते थे हम लोग। उसी नज़र से कोई भी आने से सरकारी आदमी, मैंने कपड़ा अच्छा पहना, ठीक ठाक पहना, हाँ। एक घड़ी पहना बोलने से वो सरकारी आदमी। और मेरे को जैसे मैं यहाँ लोगों से बात किया तो बोले पहले लोगों के जीवन में सरकार का मतलब फिर 3 चीज़ होता था, जी एक पटवारी, एक वन विभाग, जी और वन विभाग का जो कर्मचारी, और एक पुलिस। जी सरकार का मतलब इतना ही जानते थे। ठीक जानते, लेकिन हम लोग इसको नहीं लेते थे। हम लोग हाँ गवर्नमेंट तरफ से ही है, हाँ लेकिन हमारा लोकल में ना ऐसी नहीं सोचते थे हम लोग। सब मैंने सरकारी आदमी है, इसी मैंने कपड़ा अच्छा पहना बोल से सरकारी सरकारी आदमी। सरकारी। तो आपको जो है कैसे, मतलब जैसे डर नहीं लगा कि मैं इधर जाएगा पुलिस सर फिर मारेगी मेरे को? उस समय पुलिस का कोई रोल नहीं था ना, पुलिस का कोई रोल था हमका। हमारा पहले ये फॉरेस्ट वाला है बस। हाँ, फॉरेस्ट वाला। बस फॉरेस्ट है हमारे लिए। पुलिस होने से वही है, सरकार होने से वही है, जो भी वही नहीं लोग। फॉरेस्ट और ठेकेदार और पटवार का भी उच्च कोल नहीं था, क्योंकि वो किसी को पट्टा भी नहीं है ना। पटवार का भी कोई नाम था, कोटवार और पुलिस मैंने फॉरेस्ट वाले, ठेकेदार, ये 3 जन हमारे लिए सरकार था। तो फॉरेस्ट वाले तो जंगल जो है, आप लोग जंगल में रहते थे जी। और जंगल को जो है आपको बोला कि लकड़ी उकड़ी नहीं काटने देगा, तो फिर ये लगा कि ये मेरे को नहीं जीने दे रहा ठीक से, जी तो इसलिए आप नक्सली बन गए। जी, कि भाई जंगल काटेंगे नहीं तो हम खेती कहाँ से करेंगे भाई? खेती करना है तो जंगल तो काटना ही पड़ेगा ना। यदि जंगल नहीं काटेंगे तो खेती भी करेंगे नहीं, तो हम लोग खाने के लिए दाना नहीं मिल पाता है ना। हाँ तो इसी कारण से कि हमको पहला संघर्ष हमको यही दिखाई कि फॉरेस्ट को पहले भगाओ। ठीक तो है, फॉरेस्ट को भगाया तो हम फिर जंगल काट के खेती बनाएंगे तो हम खाने के लिए भरपूर खाना मिल जाएगा। ठीक है। तो यही हमारा पहले संघर्ष था। तो इसी में हम लोग सक्सेस हो गए थे। पार्टी उस समय मेन पार्टी आते हुए, हाँ इसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ, हाँ उस समय वास्तव में नक्सलाइट को कोई नहीं जानते थे। ठीक है। क्या के लिए इनका बोली भाषा नहीं आता था एक टन। इन लोग जंगल से निकल पड़ते थे, जंगल से खिट्टू बंदूक लेके आते थे। इन लोग को नक्सलाइट को हम नक्सलाइट बोलते, मैंने रात को घूमने वाले को नक्सलाइट। तो दादा लोग बोलते थे गांव वाले, नरकटोर, नरकटोर माने रात को घूमता है। इस टाइप को उन लोग अलग अलग नाम रखे थे। इन लोग अपने तरफ से बोलते कि हम कम्युनिस्ट लोग हैं, हम फलाना ठिकाना, लंबा चौड़ा इन लोग बोलते थे, लेकिन उन लोग को उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते थे। उनको उनका शब्दों में, उनको आचरण में नहीं आ पाता, तो उन लोग अपने नाम से रखते थे। गुप्पलोर, गुप्पल माने जंगल में रहते, हाँ नरकटोर माने रात को घूमने वाले, हाँ दादलोर माने भैया लोग। हाँ। तो इस नाम से लोग को जाना जाता था। उसी पीरियड में क्या होता था कि उस समय एक टन प्रसार चलता था, वास्तव में कौन किया हमें पता नहीं, कि उन लोग जवान जवान लड़की मन को उठा के ले जाते हैं, जवान जवान युवा लोग को उठा के ले जाते हैं, चोरी करते हैं। एक टन प्रसार था, ये भी भरपूर प्रसार होता था। उसका साथ साथ फिर क्या होता था कि इन लोग संदा के लिए आए, कुछ समय के लिए संदा के लिए आए। ठेकेदार का जो फंडिंग होते थे ना, वो संदा वसूल करके चले जाएंगे, ये लोग नहीं रहेंगे, हमेशा रहने वाले नहीं है। चंदा, संदा के लिए। तो इस टाइप का प्रसार था, इसलिए सरकार उस समय सीरियस नहीं लिए। ओके। फॉरेस्ट वाले भी, मेरे को लगता है फॉरेस्ट वाले भी ऐसे किया था। इन लोग कुछ समय के लिए आते चले जाते, इनका कोई रोल नहीं रहेगा। बाद में इनको समझ में आया, जब फॉरेस्ट के ऊपर हम जितना सीरियस थे, जब वो संघर्ष चालू हुआ था, फॉरेस्ट को वहाँ से पूरा भगाने लगा, तब सरकार को थोड़ा सा ध्यान आकर्षित हुआ था। इसलिए हम लोग नारा लगाए थे, जोतने वालों को ज़मीन चाहिए। ये नारा लोगों को बहुत दिल में घुस गया था। हाँ, हमारा नारा सफल होगा। उसके बाद फिर हम लोग और एक नारा लगाए थे कि जंगल को बचाओ, पूंजीपति को भगाओ, तो रोड रोको, तालाब बनाओ। ये नारा लोगों को दिल में ना, वास्तव में उनको दिलों में घुस गया था। ठीक है। ये लगभग इम्प्लीमेंट हो गया था, सक्सेस हो गया था। तो उसी पीरियड में लोग फिर क्या हो रहा था, संगठन बनाने लगा था। वो संगठन में लोग भी स्वयं काम करने लग गए। तो ऐसे होते होते धीरे धीरे दलम में, मैंने पार्टी में शामिल होना है, बंदूक पकड़ना, ऐसा ऐसा होते चल गए। लेकिन उनका विश्वास पहले अभी जितना परेशानी था ना, उतनी परेशानी वास्तव में जब नक्सलाइट आया था उस समय उतनी कठिन परिस्थिति रही। लोग वास्तव में इनको खाना नहीं मिलता था, लोग इनको समझ नहीं पाते थे, लोग इनको विश्वास ही नहीं करते थे। ऐसी पीरियड में क्या होता था, वास्तव में यदि हमारा जैसा लोकल वाले गया था ना, इनका थ्रू पार्टी फटाफट बढ़ गया था। तो एक दूसरे से जानने का, समझने के लिए, तो पहले क्या होता कि बाहर का आदमी वो कौन कब रहेगा, क्या रहेगा, क्या गारंटी। तो हमारे जैसे लोकल वाले गए तो फलाना गांव का लड़का है, फलाना कास्ट का है। तो इस टाइप का होते होते धीरे धीरे पार्टी में लोग एकजुट होने लग गया था। तो गांव वाले नक्सलियों पे भरोसा करने लगे। हाँ, भरोसा करने लगे, क्योंकि मेरे जैसे लोकल वाले गए तो भरोसा लगे ना, फलाना गाँव का लड़का है, हमारा कास्ट का। तो पहली बार बंदूक कब चलाई आपने? बंदूक उस समय नहीं था हमारे पास, हमारे समय बंदूक कुछ नहीं था। मैं तो लगभग 2 साल तो ऐसे ही घूमा था, खाली हाथों में घूमा था। पार्टी के साथ घूमते थे? हाँ, पार्टी के साथ घूमते थे, हथियार नहीं था उस समय। बहुत
तीर हथियार। धनुष ये सब? हाँ, तीर धनुष तो हमारा आदिवासी संस्कृति में ऑलरेडी रहता है जी, उसको पकड़ देते हैं लोग। तो अब फॉरेस्ट वालों को कैसे भगाया आप लोगों ने? फॉरेस्ट लोग बोले अभी हम 50 आदमी एकजुट होके जाएंगे तो भगना ही पड़ेगा ना। हाँ। फॉरेस्ट वाले भी क्या करते थे कि मैंने बकरा और पैसा वसूल करके ले जाके एक जगह रख के उन लोग अपने मन मर्जी बेच के खाते थे ना। हाँ। उसको हम लोग उनका कैंप के ऊपर हमला करके पूरा बकरा वापस करना है, उनको मारपीट करना, गांव वालों को पैर चुनाना, वो जमीन का में नाक को रगड़ाना, ये सब करने के बाद ना लोग को विश्वास आता है ये हमारा लोग है। तो ऐसे ऐसा मैंने उनको लोगों को विश्वास जिताने के लिए, जीतने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए पार्टी बहुत कष्ट किया था। कष्ट करने का आज इतना बड़ा नाम आया था, नहीं तो नहीं आता था। ओके, ये शुरुआत ऐसे हुई? जी, शुरुआत ऐसी हुआ था। फिर आपके पास बंदूक कब आई? बंदूक मेरे को उसके बाद एक उनका पास एक बंदूक था पुराना वाला, तो बंदूक दिया था मेरे को। अब बंदूक द्वारा मेरे को ये सिखाया कि एयर गन हमको पहले देते थे, एयर गन से निशाना सीखना है, तो ऐसी सिचुएशन था। जब मैं तब तक पार्टी में था, डिप्टी कमांडर होते तक, उस लेवल आते तक मेरे पास अच्छा हथियार नहीं था। 303 डबल बैरल सिंगल बैरल यही रहता था। AK-47 देखा मैं, जो लंबाला केशवर जो मर गए थे ना, वो मेरे पहली बार मिला था एल्मागुंडा एरिया में, उसका पास AK-47 देखा मैं था। तो फिर आपको मिली AK-47? मेरे को नहीं मिला था। मैं कहीं हमला करने से मेरे को देते थे हथियार वगैरह। हाँ। जो एक्शन टीम में जाता है ना, हाँ। तब मेरे को देते थे, फिलहाल के लिए देते हैं एक्शन के लिए। तो तब मैं थोड़ा समझ गया कि भाई ये आए लोग और यहाँ पे चूंकि सरकार थी नहीं, लोगों का भरोसा जीता जी। और जो फॉरेस्ट वाले थे जो भी अत्याचार करते थे उससे लड़ा, तो एक भरोसा डेवलप करते चले गए। हाँ, चलते गए। फिर अभी जब लोकल लोग जुड़ने लग गए तो और भरोसा बढ़ गया था। फिर 93 में पहला धमाका किया जी। तो तब क्या माहौल था जब पहली बार बम बना के फोड़ा? बम तो बाद में बनाया था, हम लोग प्लेटून नहीं बनाते ना, पहले ऐसे कुछ नहीं था। हाँ। पहले हमारा एक ही मकसद था, लोगों को संगठित करना है, पार्टी में शामिल करना है, यही हमारा मकसद था। मैंने आर्थिक संघर्ष करना है। देखो हमारा नक्सलेट में एक युद्ध है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, 3 संघर्ष मैंने मुद्दा स्टेप पर लड़ना है। हमारा पहला लड़ाई यही था, आर्थिक संघर्ष करना है। आर्थिक मैंने से गरीब को क्या जरूरत है, रोजी, जिसको ठेकेदार काम कर रहा है उसको रोजी बढ़ाना है, व्यापारी है तो उनको सामान में कुछ कम करना है, कि इस स्टेप का स्थिति था। तो उस समय बड़े बड़े सेठ लोग वगैरह रहते थे कहीं सिंतलनार में ना, 88 में ठाकुर लोग थे वहाँ, उनका गांव को प्रमला करके पूरा सामान ग्रामीणों को बेच दिया, हम लोग बांट दिया। तो ऐसे होते होते धीरे धीरे लोग संगठित होने लगा, तो गवर्नमेंट भी थोड़ा उस समय क्या इनके ऊपर दबाव लाने लगा, वो कौन कौन नक्सली सहयोगी है, संगठन में कौन कौन शामिल हुआ। ऐसे होते होते धीरे धीरे फुल मैंने गवर्नमेंट का नज़र में लगने पड़ा कि इन लोग नक्सली सहयोगी हो, इन लोग संगठन वाले हैं, इन लोग को आने वाले समय में नक्सली में शामिल होने वाला है। ऐसे होते इनके ऊपर केस दर्ज करना लग गया था। ये मेन पहले मुद्दा था। फिर उसके बाद जो है, तो आपको तो तब लगा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा, जब शुरू में जुड़ा हो गया आप जी, तो लगा था कि इतना हिंसा होगी, इतना खून खराबा होगा, तब लगता था? तो ऐसे नहीं लगता था उस समय, हमको नहीं लगता था, लेकिन हमको सिखाते थे उन लोग, सिखाते थे कि ऐसी होगा, ये लड़ाई यहाँ तक समाप्त होने वाले नहीं है। तो सरकार जो बोल रही है ना, वसूली के लिए आ रहा है, कुछ दिन के लिए जाएंगे बोल के ना, हम नवजनवादी क्रांति लाना है, हमारा क्या बोलते हैं, नवजनवादी क्रांति लाना है, सोशलिज्म लाना है, कम्युनिज्म लाना है, ये उनका दूरदृष्टि का मकसद होता है। तो ये सिखाते थे। कम्युनिज्म और ये सब इधर के आदिवासी लोगों को समझ में आता था कि बस ये लगता था कि जंगल जमीन बचाना है? अब उनको नहीं आता था, वास्तव नहीं आता। लेकिन हमारे जैसे लोग जब ये ज़्यादा खास करके क्या है, केडर जब वो पार्टी में अंदर जो काम करते हैं ना फुल टाइमर रूप से, उनको ज़्यादा सिखाया जाता है। इन्हीं लोग तो लास्ट उनको सिखाएंगे। नहीं, जो आपका मिलिशिया होता है या फिर जो आपका जो ये PLGA था, जो आपका गुरिल्ला फाइटर था, ये सबको समझ में आता था? ये सब नहीं, ये सबको बस लड़ना है। नहीं, लड़ना नहीं है, उसके लिए भी सोचा था। देखा आज हम ये संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष करते हुए गवर्नमेंट बड़ा है, हम छोटे लोग हैं। तो गवर्नमेंट कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। तो अटैक करती है, हम क्या करना है, उसको खिलाफ वार करना है। वार करना है तो हथियार भी जरूरत है। तो इस टाइप का सिस्टम को ऐसी बना। तो हथियार कैसे आया आप लोगों के पास? हथियार हमारे पास नक्सली में 3 सोर्सेस है। एक टन पूरा भरोसा है, दुश्मनी का हथियार खींच के हम अपनाना, दुश्मनी का मतलब पुलिस के ऊपर उसका छीन लेना है। कैंप में वो हो, हमला में करो, जैसी भी करो, ये पहला है। उसके बाद अपन खुद को बनाना है।
तो उसके बाद हमको सोर्सेस यदि बाहर मिलेगा खरीदना, ये 3 सोर्स के बिना और कोई हमारे पास साधन नहीं। खरीदते कहाँ से थे? खरीदना तो केंद्र कमेटी निर्णय करती है, वो कहाँ से लेना कैसा लेना उनका देखते हैं। केंद्र कमेटी, केंद्र कमेटी निर्णय, सीसी मेंबर। हाँ सीसी नंबर लेते हैं। सीसी वो सबसे बड़ी बॉडी होती थी नक्सली। हाँ जी, वो बड़ा होती है, वो लोग निर्णय करते हैं उनको कहाँ से हथियार का मिल सकता है, किससे क्या बात का। पैसा कहाँ आता जाता था? पैसा तो आता है, पैसा तो देख आज हर पार्टी में पैसा की जरूरत है, पार्टी बनाना है तो संदा का जरूरत है। भाई हम अपने हिसाब से करते नहीं, ग्रामीण से भी, अभी तो ग्रामीण से कर रहा था। मैं जब पार्टी में रहते समय हम लोग खास करके ठेकेदार का ऊपर ही ज़्यादा आधार कर। ये लेवी क्या होता था? लेवी, लेवी के मतलब वही संदा है, संदा समझो, लेवी समझो, और दूसरा शब्द में बोलो वही बस। पार्टी के लिए कैसे करके फंड जमा करना है, नक्सलेट की भाषा में फंड वसूल करना है कि तो जो सड़क बना रहा है, जो तेंदुपत्ता ले रहा है, तो उससे आप लोग चंदा लेते थे? हाँ, तो खास करके तेंदुपत्ता वाले से ज़्यादा ले जाते हैं और फॉरेस्ट से बांस कटाई वाले। वो तेंदुपत्ता क्या होता है, जैसे बाहर का आदमी नहीं जानता, उसको आप बताओ। तेंदुपत्ता बोलने से एक तेंदु झाड़ है, फलता है, उसी में बीड़ी बनता है और बीड़ी बन के बाहर से वाले पीते हैं, वो उसका रेट है, वो तेंदुपत्ता बोलते हैं उसको। वो झाड़ का नाम तेंदु है और वो पत्ता बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई ठेकेदार पैसा ना दे तो? पैसा देना पड़ेगा। देखो अब कोई भी हो तो हम उस फील्ड में रहेगा तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। अब बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं हाथ फैलाना तो पड़ेगा ना। भाई हम कुछ डिमांड रखते हैं, इतना फंड चाहिए हमको, वो बोलेगा भैया मेरे को इतना नहीं हो पाएगा, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन पार्टी का भी एक आलोचना ये रहता है कि उसको ज़बरदस्ती भी नहीं करना है कि हमारा दुश्मनी ना बने। दुश्मनी बन जाएगा तो हमारा फंड नहीं आ पाएगी ना। मैंने फ्रेंडशिप भी बनाओ, दुश्मनी भी बनाओ, फ्रेंडशिप ज़्यादा बनाओ, दुश्मनी कम बनाओ। डरा के रहे? डराना नहीं, डराना मतलब फिर दुश्मनी हो जाता है। नहीं, मतलब कि एक मतलब उसको मारना भी नहीं है और उससे दोस्ती भी नहीं करना है, लेकिन उसको बीच का रख करके पैसा लेना हाँ है। बस सही है कि इसलिए कि पार्टी को फिर हमारा जड़ कौन है, पैसा का मालिक कौन है, वही है ना। हाँ। हम उसको उपयोग करना है ना। हाँ। वो तो पार्टी में तो आएगा नहीं, हम उसको बोलेगा भाई आपसे आप हमारा पार्टी के प्रति योगदान क्या है। तो पहला जो है बड़ा अटैक जो है, ये तो समझ गया, पैसा हथियार आ गया। फिर पहला अटैक बड़ा जो आईडी जो है फोड़ी, वो कब फोड़ी? उस समय मेरे समय ना एक गोलापल्ली में कांड हुआ था, मेरे को सन याद नहीं है। गोलापल्ली में एक कांड हुआ था, वहाँ 19 लोग कत्ल में होते, LMG वगैरह मिला था। वो एक कांड था, मैं जब पार्टी में रहते हुए। एक टन कांड बिज्जी में किया था, वो बिज्जी में सक्सेस नहीं हो पाया था, 2 जन मर गए था, हथियार नहीं मिला हम लोग को। ये पहला कांड है मेरा जीवन में। उसके बाद मैं थालागुड़ा कांड में था, वहाँ हमारे साथी लोग मर गए थे, हमको नुकसान हुआ था। तर्रे में एक बार कांड हुआ था, अभी जो तर्रे में है उसमें 16 जन मर गया था, 15 घायल हुआ था। ये कांड मेरा पार्टी में मैं रहते हुए किया वाला। बंदूक सब ले लिया आप? हाँ, वही तर्रे में हमको बंदूक नहीं मिला था। वहाँ गोलापल्ली का माराईगुड़ा के पास वीरापुरम बोल के गाँव है, वहाँ बंदूक लाया। किस पे अटैक किया था? पुलिस पे? हाँ, पुलिस पे। वो गाड़ी में जा रहा था, 407 में जा रहे थे, तो इसमें किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमला बढ़ता गया। हाँ, हमला बोलने से देख, इधर से प्रेशर बढ़ रहा है, उधर से सरकार भी प्रेशर बढ़ा है। हाँ, दोनों पक्ष। सरकार पहले जितने नीचे दिखाया है उससे ये लोग बढ़ने लग गए ना। हाँ। तब सरकार अपना जागरूकता हो गया कि नहीं ऐसे हम इनका दुष्प्रचार करके लोगों से दूरी नहीं बना सकते अपन, तो हम कुछ ना कुछ एक्शन करना है। इस टाइप का सरकार का एक, इन लोग भी एक नया रणनीति चालू किए थे। नया रणनीति करने के बाद ये रणनीति के अंतर्गत अभी ये नुकसान भी पार्टी के लिए हो रहा है। तो पार्टी इस बीच में इसलिए उसको अध्ययन नहीं कर पाई, समीक्षा नहीं कर पाई, कि इस कारण से ये नुकसान भी आज हम पार्टी को मिलना पड़ा। तो आप कब तक रहे? मैं 87 से लेकर मैं 2000 तक पार्टी में था। 2000 तक? जी। जंगल घूमते थे? हाँ, जंगल में। घर नहीं आते थे? नहीं, घर नहीं आते। कभी नहीं आते थे? नहीं। और किधर घूमे आप जंगल में? मैं पहले शुरुआत में भर्ती हुआ था बासागुड़ा दलम में। बासागुड़ा में भर्ती होने के बाद मेरा कोंटा में ट्रांसफ़र हुआ था। कोंटा से फिर रिटर्न में वहाँ से पोस्ट बढ़ने के बाद फिर बासागुड़ा आया था। बासागुड़ा में LOS, मैंने उस समय लोकल गेरिला स्क्वाड में था कमांडर। एरिया कमेटी नंबर, अभी LOS बोलते हैं, अभी एरिया कमेटी नंबर प्लस एरिया कमेटी मैंने वो था। उसके बाद फिर मेरे को ऊसूर में ट्रांसफ़र किए थे। ऊसूर ट्रांसफ़र करने के बाद मैं थोड़ा सा, मेरे को नया जगह हो गया था, यहाँ मेरे को अच्छा पकड़ था, तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा मेरा डगमग लगा मेरा काम करने में। ऊसूर कहाँ है? ऊसूर ये बीजापुर जिला के अंतर्गत आता है। हाँ, थोड़ा जिला भी बताना, मेरे को आइडिया नहीं है, दर्शक को पता नहीं चलेगा। जी, बीजापुर जिला है। ऊसूर ब्लॉक था उस समय। अच्छा।
तो उसी एरिया में। इधर भी रहे आप अबूझमाड़ में? नहीं, उधर मैं कभी मीटिंग जाते थे, लेकिन खास में मैं आना जाना भी करता था। मीटिंग जाना हो तो जंगल पूरा पैदल? हाँ, जंगल। कितना चलना होता था? ये हम लोग का ऐसे कुछ नहीं है था, हम लोग 2-3 दिन 4 दिन ऐसे चलना है हम लोग का। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे जाना है। अब फोर्स हम आ लोग गई को कोई समय ही नहीं है। अब फोर्स आ गई तो? फोर्स का उस समय नहीं था ना, अभी जैसा नहीं है। अभी जैसा रहता तो ये दिक्कत नहीं होती ना। अभी परेशानी हो आ रहा है ना, पहले जैसा जमाना होता है। अभी केंद्र कमेटी वाले, एसजेडसी वाले लोग मीटिंग हो के कुछ निर्णय लेते। अभी बंदूक छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये सब हमको समय मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट भी सीरियसली है ना, इनको थोड़ा सा भी हम अवकाश दे देंगे, मौका दे देंगे, इन लोग फिर एकजुट हो जाएंगे। तो इनको समन्वय, इनको जैसा खट गया अभी कटे रहे, इनको कहीं भी थोड़ा सा मौका दे देंगे तो दिक्कत है। गवर्नमेंट अभी बीजेपी वाला बहुत सीरियसली है ना, तो सीरियस लेने के कारण से हमारा जहाँ का वहीं बच गया था। पहले ऐसी नहीं था ना, तो इसलिए हम लोग को एक दूसरे से मिलते थे। महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेकर आबूझमाड़ तक ऐसे जाते थे हम लोग। तो हम लोग बैठक करते थे, निर्णय लेते थे, अभी क्या करना, आने वाला समय में क्या करना है, हमको समय भरपूर मिलता था। और ये जनता सरकार क्या होती थी? जनता सरकार की है, देखो अभी गवर्नमेंट को हम विरोध कर रहे हैं, तो लोगों को हम क्या दिखाना है, तो लोगों में मन में भी भावना आने लगे ना। ठीक है ना भाई, सरकार अभी चावल दे रही है, सब कुछ दे रही है, वो चावल नहीं खाना बोल रहे हैं, मध्याह्न भोजन चावल मिल रहा है उसको नहीं बोल रहे हैं, उनको विकास को रोक रहे हैं हम लोग, तो फिर हमारा सरकार क्या करेगी? इस टाइप का लोगों बीच में भी एक चर्चा आने लगा। इसलिए हम अल्टरनेट मानी अब कुछ ना कुछ हम दिखाना है। हमारा सरकार यदि आएगा तो इस रूप से, इस कदम से चलती है, तो इस दिखाने के लिए जनता सरकार स्टार्ट किया गया था। और ये जन अदालत क्या होती थी? जन अदालत अभी कोर्ट है, अपने यहाँ सरकारी में कोर्ट बोलते हैं, न्यायपालिक। हमारे में एक जन अदालत लो, ये लोगों को एक जगह बुला के सबको सामने उनको दंड दिया जाए। दंड देने का मतलब ये है कि पुनः जितने मीटिंग में जितने आए, 1-2 गांव का 50-60 गांव का जो भी है ना, फिर पुनः ऐसी घटना ना घटे। उनका एक बिल्कुल नियम रहती है, ये घटना फिर आने वाला समय वो नहीं आना चाहिए। तो मान लो अगर कोई पुलिस का मुखबिर मिल गया तो जन अदालत में बैठाया तो क्या करते थे उसके साथ? अब उसको मुखबिर है, हमको माने सबूत सत्य है तो उसको मार देंगे, मार देते थे? मार देना। कैसे? अभी सामने वाला बोल दिया ना, थी हम फलाना, वही हमको भी सूचना कौन देता है? जनता ही दे देता है ना। हम तो उनका पीछे तो नहीं घूमते हम लोग। जनता ने कोई देखते हैं कि नहीं वो फलाना थाना में बात कर रहा था, नहीं कहीं तो कोई एसपी से बात कर रहा था, कोई थानेदार से मिलके बात कर रहा था, ये सब सूचना तंत्र बताता है। तो उन्हीं का आधार पर हम फिर जन अदालत लगा जाते हैं। जो देखा वाला व्यक्ति को वो भी मीटिंग में बोलेगा, भाई तू कहाँ देखा बता, वो लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएगा, हाँ ये फलाना जगह इशारे में था, वो इशारा कर देता कि अब बता देगा तो फिर उसको भी दिक्कत है। तो कैसे मारते थे उसको? तो उसको मारना के मतलब ये बस जन अदालत मार के अभी उन लोग निर्णय करेगा कि इसको मारना कि नहीं मारना, एक साथ समय देंगे। तो लोग बोलेंगे नहीं, उन्हीं का भी फैमिली रहती है ना, ऐसी नहीं है फैमिली जितना भी उन्हें अपने अपन होती है ना, उन लोगों भी बोल देंगे नहीं बाबा एक बार छोड़ देंगे, छोड़ के उसको एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है। छोड़ने का मतलब यह है कि प्रतिबंध लगाना है, तो कल से बाजार नहीं जाएगा, गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, गांव के अंदर रहना पड़ेगा, 6 महीना 4 बार जो भी वो सिस्टम बनाते हैं उसको रखेगा। और नहीं माना तो प्रतिबंध? नहीं मानेगा तो फिर शिक्षा है। तो उसको उन्हीं का मुंह से बोलना चाह रहा है ना, आपको यदि आज हम छोड़ रहे हैं तो आपको क्या सजा दिया जाए। ओके। पुनः यदि उस समय ये जनता नहीं आएंगे, वो जनता का हम बार ना के हम नहीं बिठा लेंगे ना। आज जनता के सामने फैसला हो रहा है ना, यदि वो माफ़ी मांग लिया, भैया मैं पुनरावृत्ति गलती नहीं करूँगा, मैं अच्छा जीऊँगा, ठीक है, लेकिन फिर करेगा तो वो सजा का भी वो अपने खुद कबूल करना है। पुनः यदि ऐसे करूँगा तो मेरे को जान से मार दे, नहीं तो मेरे को एक हाथ काट दे, इस टाइप का बोला जाता। वही मैंने कंटिन्यू चलेगा समझो। उस समय आपको जनता ना हालात में लगाना नहीं पड़ता है। तो इसमें जैसे बहुत बार देखा गला काट देते थे। गला काटने के बीच में ना अपन कुछ गलत हुआ था। कई लोग क्या व्यक्तिगत दुश्मनी भी तो पार्टी के नाम से करते हैं, वो उसमें पार्टी का भी शामिल दिया जाता है। आजकल जानते हैं व्यक्तिगत दुश्मन कई लोग रहते हैं, अब उनका नाम से करेगा तो केस हो जाएगा, जेल जाएगा, नक्सलाइट ट्रेन मार देगा तो कौन पकड़ेगा बता। तो ऐसी चीज़ को भी पार्टी कहीं कमजोरी पकड़ नहीं पाई, वो सब कुछ भी पार्टी के ऊपर आ गए। मैंने चोरी भी करके तो पार्टी ही चोरी कर दी, कोई मार भी दिया है तो पार्टी। तो आपने ये माओवाद का पूरा लिटरेचर पढ़ा है? हाँ। क्या लिखा है इसमें? पिक्चर हमारा यही कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का तो विचार है कि हम कम्युनिज्म लाना है। तो क्रांति का मतलब ये क्या होता है कम्युनिज्म का मतलब? कम्युनिज्म बोलने से आदमी को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहना है,
स्वार्थ छोड़ो, समाज के लिए लड़ो, व्यक्तिगत संपत्ति रद्द करो। माने कार्मिक वर्ग का विचारधारा, कार्मिक अपन भारत देश में विदेश में कार्मिक लोग रहते हैं, मजदूर लोग, उन लोग को स्वार्थ नहीं रहता है, तो वो विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी का आलोचना है, विधान है। तो आपको लगता है कि इस विचारधारा पे कोई काम हुआ? काम हुआ नहीं ना, उन्हें कहाँ दिया, गवर्नमेंट उन्हें नहीं दिखे है ना। अभी चिंता हम लोग को ही है ना भाई, हम क्या करना चाहते हैं, हमको थोड़ा टाइम तो देते। यदि सरकार, अभी जनता देखना चाह रहा है, सरकार तो उसको मान ही नहीं रहे ना। उनको मालूम है कि यदि ये बन जाएगा तो कल का दिन हमारा नहीं चलेगा। वो तो हम पहले से बोलते थे ना, पूंजीपति विरोध लड़ना है। अब पूंजीपति को तो ज़मीन तो चाहिए, बिजनेस तो करना है। हम बिजनेस को विरोध करते हैं, पूंजीपति को विरोध करते हैं, उनको तो मालूम है। अभी राजनेता लोग तो जानते हो, वो लोग जीत जाते हैं जनता को। तो जब उसके मान बाद- लीजिए पूंजीपति नहीं आएगा, जी मान लो, मैं ऐसे कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी जी कि जैसे आपको ये था कि भाई जंगल काटेंगे तो खेत बनेगा, जी तो खेती करेंगे, जी और पूंजीपति कहता है कि जंगल काटेंगे तो फैक्ट्री बनेगी या खदान बनेगी, तो और आप में और उसमें अंतर क्या हो गया? हमारे में उनमें अंतर ये है, हम लोग क्या लोगों को सबको अभिप्राय पूछते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्री लगना है कि नहीं लगना है, लगने से इसको पहला फर्ज किसको दिया जाएगा, मालिकाना हक किसको होना चाहिए। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का विचार है। पूंजीपति ये नहीं करता है ना, अपना बिजनेस को विस्तार करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, वो आगे बढ़ने का वो विचारधारा का दो हिसाब है ना। पूंजीपति विचारधारा, नक्सलवादी का विचारधारा में वो दो है। नक्सलवादी का विचारधारा ये है कि सबका समानता होना चाहिए। तो अब उसमें समानता के लिए बंदूक उठा लेना, ये कैसे आपको सही लगता है? बंदूक उठाने का मतलब यह है ना कि हम सरकार से खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार हमको दबाने के लिए हमेशा कोशिश करती है, तो हम अपना आत्मरक्षण के लिए बंदूक पकड़ना है। तो ये पार्टी का विचार है, आत्मरक्षण के लिए है, लेकिन हमला करने के लिए नहीं है। लेकिन हमले तो किए, हमें वो अभी प्रश्न वही आ रहा है, हमले तो किए बोलने से तो बंदूकें लूटी, बम लूटा, सब लूटा। अब समस्या वही आया ना अभी, तो इसलिए समस्या वहीं से उत्पन्न हुआ है कि अभी पार्टी में भी समीक्षा यही करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती किए थे। अभी जब जितने सलान रो रहे हैं, अभी आके उन लोग मुख्य धारा में शामिल होकर हम फिर नया पार्टी बना रहे हैं, बोल रहे हैं ना, उसमें यही चर्चा हमको अभी चालू करना है। यदि मैं भी इसीलिए सोचता हूँ कि हम कहाँ गलती किया, हमारा विचारधारा में गलती, नहीं तो हमारा टेक्निकल विषय में गलती, तो हम क्या सोच के आए थे, क्या करने जाए। अभी जनता को फिर क्या भरोसा दिलाएंगे? अच्छा, फिर जनता को तो बोलना है। देख, राजनीति नेता लोग बोलते जनता जनता का नाम लेंगे, क्रांतिकारी लोग बोलते जनता जनता, सब जनता का नेता लोग सब हैं। तो जनता के नाम पे ही कर रहे हैं। अब वही तो सब जनता का नाम ले रहा है, लेकिन कहाँ गलती हो रही है, इसको हम अभी। पर मेरे को ये बताओ, आपकी जैसे लोकतंत्र में जो भारत का संविधान है, उस पर भरोसा होता था कि नहीं लोगों का? भरोसा है ही बोल के तो किए थे हम भी। अभी नवजन ये आप तो आ गए, अब आपकी आगे वाली बात तो मैं वो करूंगा, उस समय की मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, उस समय भी यही थे ना भाई। अभी तो आप सरकारी कर्मचारी हो। संविधान में जो लिखा ना, उसमें पूरी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। संविधान कागजों में है, उसमें हम लोग कुछ चीज़ को संतुष्ट भी है, हमको विश्वास भी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण का समस्या। यदि हो जाता तो हमको क्या जरूरत है? अरे जो जैसा हम संविधान में लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत का मतलब ये है, पूंजीपति नहीं चाहता है। मेन बात है ये, पूंजीपति नहीं चाहता है कि यदि इन लोग हमको शामिल करेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा, हमारा साथ ही नहीं रहेगा। तो आप जो है फिर 2000 तक उधर रहे, जी फिर 2000 में छोड़ दिया, जी हथियार डाल दिया, जी सरेंडर किया। आपकी पत्नी भी नक्सली थी? जी जी, दोनों। हम लोग को शादी भी वहीं नक्सली में हुआ था। उधर हुआ था आपका? हाँ, हम लोग उधर शादी हुआ था। क्या उधर प्रेम हुआ था आपका? प्रेम नहीं, वहाँ भी अपना देख, गरौली जैसा समस्या है ना, वहाँ भी होता है। कैसा? तो जेंट्स और लेडीज सब मिलके काम कर रहे हैं, तो क्रांति के साथ साथ प्यार भी होता है, तो हम लोग वहाँ भी शादी वगैरह होता है। हाँ, होता है। हाँ, होता है ना, एक दूसरे से पूछते हैं शादी करना, जिसको करना किसको नहीं करना है, तो हमारा हेड तय करता है, निर्णय करता है। हेड का मतलब वहाँ लोकल का कमांडर, हाँ, कमांडर फिर सलाह देगा डीवीसी को, एजेड को। एजेड यदि अनुमति दे देगा, वो बोलेगा भाई आप देख रहे हो रोज कैडर को, कौन अच्छा कौन है, तू निर्णय करके शादी कर लेना उसमें क्या। लेकिन शादी करने का मतलब ये है, फिर शादी करने का मतलब है छूट नहीं देना ना। आप क्या विचार सोच के आए थे? शादी करने तो नहीं आए ना यहाँ। अभी शादी का मुद्दा कहाँ से आ गया? पार्टी ऐसी पूछती है। यदि आप शादी ही करना है, परिवार भी पालना है, तो घर में रह के शादी कर सकते हैं ना। लेकिन हमारा कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा में ये शादी में थोड़ा सा भेदभाव दिखता है।
शादी तो करना है, लेकिन बाल बच्चे नहीं होना चाहिए। हाँ, बाल बच्चे रहेगा तो आप वो जो जिसको सोच के आया था वो कर नहीं पाएगा ना। उसको पहले पूछते आप क्या सोच के आए थे पार्टी में, क्रांति करने आए ना, लोगों को सेवा करने आए ना। अभी आप प्यार कहाँ से आ गया? प्यार आया तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसा करेगा? इम्प्लीमेंट करना है तो हमारा सिद्धांत ये है कि अब परिवार नहीं चाहिए। तो फिर नसबंदी कर देते थे। ऑलरेडी तो परिवार को तो छोड़ के आए ना, फिर आपको यहाँ पार्टी में परिवार को फिर क्या अपना रहे हो? इसलिए बोलते पार्टी में शादी करने के बाद नसबंदी करना है। तो नसबंदी करा देते थे। कर देते थे, हम लोग भी नसबंदी हो गया था। फिर बच्चे नहीं हुए आपके? नहीं हुआ था। फिर मैं सलान होने के बाद मेरे को गवर्नमेंट तरफ से नसबंदी खुलवाया था, एक बच्चे होते फिर हुआ था। उधर जो भी शादी करता है उसको नसबंदी करा देता हाँ है। कराते, तो बच्चा नहीं होगा। नहीं होगा। तो उसमें भी ऐसी है, देखो हमारे समय में क्या दिक्कत ज़्यादा थी। बाद में पार्टी बढ़ते गया, लोग समझने लग गए, तो फिर पार्टी से एक निर्णय ये आया था कि कोई अपना फैमिली, मेरा फैमिली में कोई पालना चाहता था, मैं उनको अनुमति से मैं बच्चे पाल मैंने जन्म दे सकता हूँ। पार्टी बोलेगा देखिए वो जिम्मेदार पूरा तेरा है, हमारा नहीं। 2 बच्चे तक आपको रख सकते, मेरा फैमिली भरोसा देगा तब कि मैं पालूंगा। तू यहाँ हमको छोड़ के गया तो आपका निशाना कम से कम हमारा घर में रह जाए। ऐसी यदि कोई तो बच्चा करके उधर घर पे दे के उधर पालवाओ। तो जंगल में रहते कैसे थे? जंगल में रहना है, सुबह जंगल में है तो टेंट लगाते हैं, ऐसे अभी अपन जैसा बैठा है ऐसे बैठते हैं। हाँ। लोग आते हैं, लोग को थोड़ा सा दूरी बिठालते हैं, और छोटे छोटे समस्या आते हैं उनका। घर घर का समस्या भी जैसे आता है, घरेलू समस्या आता है, ज़मीन का समस्या है, गाय बैला का समस्या है, एक दूसरा गांव से दूसरा गांव के बीच में बॉर्डर में ज़मीन का लफड़ा समस्या आती है। सब आप लोग सुलझाते थे? वो सब हम समझते। तो मैंने समझो थाना में एक भी केस थाना में नहीं जाता है। हाँ। जो भी समस्या हम लोग परिष्कार करें। थाना में जाने से पैसा लगता है आपको, यहाँ पैसा बिना पैसा का समस्या परिष्कार हो जाएगा। हाँ। यदि वहाँ थाना में जाएगा, थाना कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फैसला होगा, कब नहीं होगा पता नहीं, लास्ट में आपका समस्या जहाँ का वहीं पड़ जाएगा। वो आपका मने दुश्मनी बढ़ते जाएगा, लेकिन समस्या का सही हल नहीं निकलेगा। इसका हल निकालने वाले कम्युनिस्ट लोग हैं, ऐसा बोलते थे। हाँ, ऐसा बोलने का मतलब क्या कि हम कुछ पैसा लेते नहीं तो हमारा क्या है, हमारा स्वार्थ नहीं है ना। तो और जैसे जंगल में एक दूसरे जगह से ट्रैवल भी करते थे बारिश वारिश में, फिर वो अब बारिश तो वो सब झेलना पड़ता है। हम लोग बारिश में जिल्ली लगा के चलना पड़ता है, टेंट लगाते हैं। वो तो समझ, वो कम्युनिस्ट लोग का वो जीवन ही है, कठिन जीवन है, इसलिए कम्युनिस्ट बोला। कष्ट करने वाले हैं कम्युनिस्ट। आज नक्सलाइट बोल के बोल रहे हैं, और नक्सलबाद से जन्म हुआ तो नक्सलाइट का नाम से ज़्यादा जानता है, लेकिन वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी बोलने का मतलब हम कम्युनिस्ट है, हम कष्टजीवी है, हाँ बोलने से ना बोलने से मैं हमें कम्युनिस्ट, हमें कष्टजीवी तो बोलते हैं। अच्छा, इस टाइप का। फिर अब उधर से आप जो है आपका चल रहा था सब कुछ, जंगल में आ जा रहे थे, कभी ऐसा हुआ कि सामने पुलिस से मुठभेड़ हुई हो, फंसे हो आप? जी हुआ? हाँ, वो तो होता है। उसको सबके लिए त्याग दिया ना, सबको त्याग दिया। तो डर नहीं लगता था कि मर जाओगे, गोली लग जाएगी? वो सब जान के तो गए ना, उसको मालूम है ना। अब मैं भी गया हूँ, सरकार बड़ी है, हम छोटे हैं ना, उनसे गुणा करेंगे तो हम कितने, मतलब 5% नहीं है, वो लोग 100% में 5% से पंगा ले रहे हैं ना, गलती है ना, ये तो मालूम है लोग। मतलब हमारा मन में ये रह जाता है, ये लुटेरों को सरकार को खिलाफ से लड़ना है। हमारे जैसे लोग जिसको गरीबी महसूस हो रहा है, जिसके गरीब से जीवन हो रहा है ना, हम उनसे संघर्ष करना है। हाँ, लेकिन आज लड़ाई आज ही है, जन्म हुआ आज का नहीं मानना पड़ेगा। इतिहास को दोहराना दिखना, इतिहास में भी लड़े नहीं, भगत सिंह जैसे लोग लड़े। तो आप उनसे अपनी तुलना करते हो? हाँ, उनके साथ तुलना करता हूँ। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग आए। एक बार बताओ, गरीबी कहाँ नहीं? जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले एक मुसहर समाज पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो बहुत गरीबी है, बहुत पिछड़ापन है, बहुत उनके साथ भेदभाव हुआ, बट उन्होंने हथियार थोड़ी ना उठा लिया। नहीं उठाया, लेकिन इन कम्युनिस्ट लोगों का विचारधारा अलग ना, विचारधारा अलग अलग है ना। हमारा विचारधारा उनका विचारधारा में अलग है ना। अभी देखो, मान के चलो, आपको एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। आतंकवादी लोग साथ हमारा फ्रेंडशिप है, लेकिन आतंकवादी लोग का विचारधारा को हम विरोध करते हैं। अच्छा, विरोध करते, क्या कि आतंकवादी का कोई एजेंडा नहीं है उनका, ना एक कुछ राज्य हासिल करना है, नहीं तो देश हासिल करना है, नहीं तो क्रांति आगे बढ़ाना है। उनका नाम से एक झंडा तक नहीं है। तो लेकिन हमको उनसे क्यों दोस्ती करना पड़ता है? हमको हथियार के लिए जरूरत पड़ता है, तो दोस्ती यार करना है।
समय को अनुकूल बदलने के लिए, लेकिन वो आमने सामने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। फिर हम नहीं बोलते, क्रांति लोग हम उनको सिखाते हैं आपका दुश्मनी कौन है, गवर्नमेंट है ना, तो हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट का बिला है ना, तो हम दोनों फ्रेंडशिप हो के हम लेने देने में सहयोग करने में कौन सा गलत है। तो इस टाइप का आतंकवादी और नक्सली में क्या अंतर होता है? आतंकवादी अलग है, आतंकवादी को बताना उनको विचारधारा ही नहीं ना। अब देश में कहीं देखना है, वो कोई देश के लिए लड़ता है, नहीं तो अपना समाज के लिए लड़ता है, नहीं तो कोई उसको विचारधारा है, कुछ नहीं है ना। वो खाली आतंकवादी पहले ना, आतंक माने आतंक है, किसी को जाओ बम से उड़ा दो, बच्चे नए बूढ़े हो, कोई मतलब नहीं ना, उसको दया धर्म नहीं है ना। नक्सलियों में था, नए लोग नक्सली में है ना, नक्सली दया धर्म था तब तो अभी ठीक कहते हैं। इसलिए बोले ना अभी अपना गृह मंत्री भी क्या बोले, सबसे खतरनाक आतंकवादी से जो बहुत बड़ा डेंजर नक्सली। क्यों? नक्सली लोगों से जुड़े हुए हैं, आतंकवादी लोग लोगों से नहीं जुड़े। वो लोगों माने उन लोग लूट के लोगों को कुछ चीज़ दिला देती, उतने उनको विश्वास नहीं जुड़ पाते ना। अब इसलिए मनमोहन सिंह जी भी क्या बोला, देश विदेश के लिए आंतरिक समस्या के लिए नक्सलवाद बड़ा है, आतंकवाद बड़ा नहीं है। विश्लेषण करके बता रहे हैं ना। हम अभी भी लोगों को बीच में रहने के कारण सरकार को तकलीफ है ना। नक्सलाइट को आसान से ख़त्म करना नहीं होगा, अभी भी सरकार को डर है। अभी भी जो हथियार छोड़ के आ रहे हैं, अभी भी उनको मनगणना में हुआ। उन लोग तो बोले ना, जितने सलान लोग क्या बोले, हम हथियार छोड़ रहा है, विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। मतलब क्या है, सरकार को तो डर तो महसूस हो रहा है। तो विचारधारा तो लोकतंत्र में कोई भी हो सकती है ना, हथियार के बिना रहे विचारधारा तो इसीलिए बोले ना, इसीलिए हथियार छोड़ रहा है ना। हथियार छोड़ के भी आ रहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डर का महसूस हो रहा है। फिर तो ऐसी नहीं बनाएगी, कुछ दिन के लिए हथियार छोड़े टाइप का चीज के, फिर तो कुछ तो नहीं कर। अभी क्या लग रहा है आपकी पार्टी का हालत कैसा है? पार्टी का हालत अभी देख रहा, अभी समय तो बदल गया है, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि पार्टी जीवित है, भले मुसीबत में है, तकलीफ में है। हम इसलिए बोलते हैं, गरीबी भी है आज भी, बेरोजगार भी हैं, ऊंचा नीच भी है। ये समस्या परिष्कार नहीं होगा तो तब तक समस्या जैसा जैसा रहेगा, ऐसा ऐसा क्रांति नया नया रूप से जन्म होती है। हमको ये ख़त्म करना है, गरीबी ख़त्म करो, बेरोजगारी ख़त्म करो। अच्छा दादा, अभी इस पे बताओ आप मेरे को कि ये मैं समझ गया कि सारा कैसे शुरू हुआ, कैसे हुआ। अब आ जाते हैं हिडमा के चैप्टर पे। हिडमा को आपने भर्ती किया, जो सबसे इस इलाके में अबूझ पहेली बना रहा, जिसके पीछे पुलिस सालों लगी रही, हिडमा, जिसका कुछ दिन पहले इनकाउंटर हुआ तो बड़ा विवाद भी हुआ उस पर कि फेक है कि सही है, उस पर बहुत चर्चा हुई। उस हिडमा को भर्ती करने वाला मेरे सामने बैठा है जी है। मैं हिडमा को एक जन को नहीं किया था, लेकिन हिडमा को अपने ने मीडिया, समाज नहीं बोलता मैं, पुलिस विभाग, मीडिया उसको ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के भर के उसको बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा दिखाया। लेकिन हिडमा ऐसी कुछ नहीं, मेरे लिए सदस्य है, छोटा है, उससे और पुराना लोग भी अभी भी है, उनका नाम नहीं है, लेकिन हिडमा को ज़्यादा कर दिए। तो मैं एक हिडमा को नहीं बनाया, हिडमा जैसा लोग कई लोग को बनाया। कितने लोगों को भर्ती किए होगे आप? मैं कोंटा में रहते समय भी किया रहा भर्ती, अभी भी बड़े बड़े पोस्ट में है। अभी कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए थे, अभी कुछ लोग अभी भी दलम मैंने पार्टी में है। तो इन लोग सब आने के बाद भी समझ में आएगा। लेकिन हिडमा को मैं बता रहा, हिडमा साधारण लड़का है, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गरीब लड़का है। उसको घर का स्थिति भी आप लोग देख रहे हैं, उसको माँ का स्थिति देख रहे हैं, वो जो पहले जैसा था अभी भी ऐसी था। यदि वो चाहता है या उसको घर के लिए क्या नहीं कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा बढ़ाए थे। मैं तो उसी हिसाब से सोचता हूँ कि हिडमा का ऐसी नहीं दिखा। कैसे भर्ती किया था? भर्ती करने के लिए हम लोग बालल संगम बोल के रखते थे। बालल संगम में पहले 100 रुपये थे। तो इस संगम में आपको ये दो चीज़ को देखना पड़ेगा आपको। पहले दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ के साथ महिला संगठन ने बनाया था। ये संगठन के बाद नेक्स्ट बालल संगम बोल के लगाया था। हमारा 3 माने ग्रामीण लेवल से 3 संघ बनाया था, वो संगठन में ये शामिल था। इसको भर्ती करने के लिए यही मकसद था हमारा। यदि पुलिस लोग आते रहेंगे तो हम, यदि गांव में रह रहे हैं कहीं कोना में, तो रोड से पुलिस लोग आते समय बच्चे लोग रोड में खेलते रहते हैं, घर घर में खेलते रहते हैं, उनको देख के हमारा तरफ आके इशारा करेंगे, भैया पुलिस लोग आ रहे, चले जाइए। यदि उस जगह में बड़ा कोई हमारा तरफ भग के आएगा तो वो पुलिस लोग उनका पीछे पीछे भग के आएंगे, ये भाग रहा है तो ये गाँव में कोई तो होगा। तो ऐसे होकर हमारा मैंने दल तक पहुँचने के लिए आसान हो जाता था। ये मकसद से बनाया था। उसके बाद उनको बोले कि हम लोग आदिवासी में ज़्यादा कास्ट कर अभी भी दिखाई देता है। छोटे समय से तंबाकू खाना है, बीड़ी खाना है, मंद पीना है,
छोटे छोटे समय से झाड़ चढ़ के खेलना कूदना, ऐसे गिर जाते थे। ये चीज़ को बंद करना है कि मैंने एक हिसाब सीधा सोचना भाई, आज का बच्चे कल का भविष्य, ये मकसद हमने किया। सरकार में एक नारा था, आज का बच्चे कल का भविष्य। कल का भविष्य का मतलब है हमारा ये संगठन बनाने के लिए आज का बच्चे कल का दिन हमारा क्रांति में सहयोगी बन के सदस्य बन के रहेगा। ये हमारा पहले टारगेट था। उसी उद्देश्य से, उसी मकसद से इडमा को भर्ती किया। बट हम लोग तो ये भी हमें बताया जाता है, सुने हैं कि नक्सलियों ने एक टाइम पे नियम बना दिया था कि अपने घर का एक बच्चा दो। नहीं, वो तो बनाए नहीं, वो है। हमने इसलिए बोले ना, देख सरकार से विरुद्ध लड़ना है तो समस्या आपका भी है, मेरा भी है। मैं करने से नहीं होगा, आपका भी योगदान होना चाहिए, आप भी आना पड़ेगा। एक एक घर से एक एक जन आना ही पड़ेगा, और नहीं आएगा तो इतना बड़ा सरकार के खिलाफ हम नहीं लड़ पाएंगे। तो लड़ना है तो आप आना ही पड़ेगा, ये तो नारा है। उसको आप ज़बरदस्ती समझो, जो भी समझाना समझ ले, लेकिन है, अभी भी है, आना ही पड़ेगा आपको। समस्या आपका है, तकलीफ आपका है, तो आप आना ही पड़ेगा। इसीलिए स्कूल को बम से उड़ा देते थे कि बच्चा लोग पढ़ ना पाए। नहीं, उस स्कूल को उड़ाने के लिए उसे आपको सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है ना। उस समय बोले कि भाई आप उस स्कूल में जाके पुलिस नहीं ठहरा सकते ना, वहाँ ठहराने से आपके क्या बच्चे लोग को दिक्कत हो रही है, तो आप उनका हाड़ में आप जान बच के चल रहा है। यदि हम पुलिस के ऊपर अटैक करेंगे, बच्चे लोग हाड़ से ये जान बचा के जा रहा है ना। हम इसलिए बोले भाई हमारे जैसे तू कहीं भी खड़े हो ना भाई, हम जंगल में भटक के जंगल में रह रहे हो, आप भी आके कहीं इमली झाड़ के नीचे, कहीं वो रोड किनारे कहीं खड़े होके तो काल लेना, तो आपको क्या मना कर रहा है? वहाँ ठहरने का हमको यही है ना भाई, तू अपना जान बच के चल रहा है, तो ये गलत है। इसलिए स्कूल उड़ा दिए। इसलिए उसको हुआ है, करने का मतलब ये। तो फिर जैसे अब हिडमा को भर्ती कर लिया आपने, मैं फिर से उधर गया जी, तो हिडमा को क्या ट्रेनिंग दी? ट्रेनिंग बोलने से उसको उस समय हमारे यहाँ प्लेटून निर्माण हो रहा था। प्लेटून हम लोग पहले दलम का रूप से काम करते थे। CGS सेंट्रल गैलेरी स्क्वाड, 2 LGS बोल के 2 रहती थी एक ही एरिया में। पहले एक ही दलम रहता था, कोंटा एरिया में एक ही दलम। वो एक ही दलम से 2 फिर निकल गया, छोटे छोटे भी। ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं CGS सेंट्रल गैलेरी स्क्वाड, लोकल गैरेला स्क्वाड। ये दोनों को मिला के प्लेटून बोलते थे हम लोग। ये प्लेटून बोलते बोलते दिक्कत हुआ था हमको, लोगों को साथ में रहना। हमारा काम क्या है, लोगों को संगठित करना है, उनको समस्या हल करना है। लेकिन पुलिस के ऊपर यदि हमला करना है तो हम एकजुट होकर करना है। ये 3 एक होने के बाद ही प्लेटून का नाम नहीं दिया जाता है। तो ये तीनों पर डिबेट हो जाएगा तो इनको अलग अलग दलम का नाम से माना जाता था। इसीलिए हम लोग बोले कि नहीं, हमको अलग से एक प्लेटून निर्माण करना है, वो हमेशा के लिए रह जाए। तो उस समय का इडमा को उसी में भर्ती किया। वो मैंने दलम में काम कम किया, वो प्लेटून में पहले चले गए। तो वो बंदूक चलाता था? नहीं, मैंने प्लेटून में गया था, मिलिट्री का, वो पूरा मिलिट्री फॉर्मेशन, बारूद बंदूक कैसा बनाना, कैसा चलाना, क्या करना, सब आता था उसको? सीखना पड़ा, वहाँ जाके सीखना पड़ा। वहाँ सिखाते सब, हमको क्लास लगता है वहाँ। जब यहाँ गवर्नमेंट में भी कुछ कुछ काम होता है ना, ऐसे हमारे भी बहुत बड़ा क्लास होता है, जो भी डिपार्टमेंट वाले। तो कौन से साल में भर्ती किया था हिडमा को? तो मेरे को सन पर्टिकुलर याद नहीं है, लेकिन उसको उसी में भर्ती किया था। फिर आप छोड़ के चले भी आए? छोड़ के आया बोले जो मेरे, वो फिर चले गया प्लेटून में चले गया, मैं उसूर में चले गया। ऐसे हो के हम लोग देख भर्ती करने को तो करे थे, हम लोग एक जगह नहीं रहते ना, हम लोग अलग अलग चले जाते। उसका चेहरा वगैरह याद है आपको जब भर्ती किया था? छोटा था, गोरा गोरा था, पतला है, मालूम। अब वो घर तो अभी क्या, अभी भी दिख रहा है वही है, लेकिन उसका वास्तव में घर नहीं है, उसका भैया का घर है ना, मालूम। हाँ, उसमें मेन कारण क्या, वो उनका गांव में मैं तालाब बनाया एक टाइम, पार्टी तरफ से। आप बनाए? हाँ, बहुत बड़ा तालाब बनाया था। वो तालाब में मैं बार बार जाता था, तो वैसे हो के मेरे से ज़्यादा कंटाक्ट में शामिल था। मैं जाता था तो फिर उसको बुलाना है, उससे बात करना है। तो मैंने तालाब भी ऐसे ही बनाया, हम लोग 5-6 गाँव वाले मिलके एक गाँव को बनाना है, पुआरती गाँव को। तो पुआरती गाँव में बनाने के बाद क्या करना है, उनको चावल देना था हम लोग को। शाम को 1-1 पाव चावल देना है। आदमी कितना खाता है, हम लोग एवरेज लगाते हैं, बड़े कितना छोटे कितना खाते हैं, उस हिसाब से चावल बांटना है। वो चावल ले जाके अपने अपने घर में बना के खाते थे। तो उसमें इडमा का भी योगदान था। तो उनको बोलते थे देख लेना है। हाँ, चावल लाना किसका काम है, मेरा काम था। चावल कहाँ से लाना है, तो हम लोग सरपंच लोग से बात करते थे, जो मध्याह्न भोजन का सोसाइटी का चावल आते थे, जो नहीं बांट रहा है, इन लोग घपला करते थे, सेठ लोग को बेचते थे ना, इसको हम पकड़ के बोलते भाई तू सेठ को क्यों बेच रहा है, वो चावल हमको दे। तो ऐसे करके चावल मैं वसूल करके लाता था, और वसूल करके ला के उनको देने से वो बंटवारा वो करता था। फिर आपने सरेंडर कर दिया, तो फिर मैं हिडमा की कहानी पे वापस आऊँगा, थोड़ा अपना बताओ आप।
या चलो इस अपना सरेंडर बाद में बताना, फिर उसके बाद तो उसके बाद ऐसे हो कि प्लेटून में चले गए वो। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सीसी मेंबर बन गया। हाँ, वो तो काम करने लग गया था वो, उस हिसाब से काम भी और बढ़ कितने गया। जवानों को मारा उसने? जवानी को एक जन नहीं मारा ना, तो मैं तो हमेशा ऐसे बोलता हूँ, मीडिया बोलते थे कि इड़मा अकेला की, इड़मा ये अकेला नहीं। अकेला नहीं, उसका मतलब उसका पूरा टीम रहता था। वो उसका मैंने चलाने में माहिर था, वो अनुभव था उतने, लेकिन सब इड़मा नहीं कर पाता है ना, इड़मा का नहीं होता। उसको वो टीम को, उसको नेतृत्व चलाना है, गाइडेंस करना है, उसका नॉलेज था, उसको अच्छा से पकड़ता। 47-47 चलाने में उसका माहिर। सब नहीं, वो कोई भी चलाता है, आपको नक्सल में जाएगा ना, आपको वहाँ का सिचुएशन, वहाँ का पीरियड अलग दिखाई देगा। इड़मा का पहले मेरा भी नाम था बहुत, बदरन्ना बोलने से बहुत बड़ा बदमाशी है। हाँ हाँ, बदरन्ना बोलने से बदमाशी है। तो अभी जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, पहले बैठने में डर लगता मेरे को। डर लगते थे वास्तव में। हाँ अभी भी मेरे को कई लोग बदरन्ना नाम बोले, अरे यार बदमाशी है, देख मेरा नाम बदरन्ना है, वो बदमाशी बोल के नाम एक टन लगा दिया, एक लकीर डाल दिया उसमें। तो ऐसी थे वो, इड़मा को भी ऐसी एक टन लकीर डाल दिया कि इड़मा है, सब कुछ का जिम्मेदार इड़मा है, तो वो गलत है। तो मैं वो उसको- कौन कौन से हमले में था कौन? इड़मा? इड़मा बाद में प्लेटून में शामिल नहीं था उसमें। फिर तो आप छोड़ दिए, तो उसके बाद की जानकारी आपको नहीं? मैं जानकारी नहीं थी। तो पार्टी से फिर संपर्क में नहीं थे? संपर्क में था, मेरे को वहाँ लोकल कैडर मिलते थे, मेरे को ना गांव वाले मिलते, अभी भी आते हैं सार में। तो सार में आने का मतलब ये है, कई लोग जेल में हैं तो उनको मुलाकात करने आते हैं, कई हॉस्पिटल आ जाते हैं, तो उसी में मेरा परिचय है, मेरा पुराना परिचय है, तो बताते भैया दादा इसी फलाना ये है वो है। मैंने सूचना तंत्र, मेरे को जानकारी है। हाँ। मैं इतने तक बता सकता। जैसे मान लो कि जैसे झीरम घाटी हो गया, तो आपको पता चल जाता था कि कैसे क्या हुआ? अब ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे, हाँ। ऐसे वो एक्सपोज हो जाएगा ना, जल्दी पकड़ में आ जाएगा, उसका बाद पता चलेगा। बाद में पता चल जाता था? हाँ, किसने उसका किया? बाद में पता चलेगा कौन उसको चलाया, कैसा चलाया, कितना दिन का उसको रेकी किया था, क्या किया, वो जो पता कितना था झीरम घाटी में? जीरम घाटी में उठपटम किया तो ज़्यादा नहीं, वो लगाया दूसरा प्लान में, तो फंस गया ये लोग। असली वास्तव में उसको लगाया था एक टन कैंप खुल रहा था उस समय, मिनपा में कैंप जाना था। कैंप के लिए यहाँ से फोर्स जाएगी बोल के उनको मालूम था। वो कैंप को मैंने फोर्स को यहाँ हमला करना मतलब क्या, इन लोग सब वर्दी पहन के नहीं रहेंगे ना, हथियार लेके नहीं जाते, गाड़ी में पूरा भर के जाते हैं, यहाँ ईजी हो जाएगा बोल के सोचे थे, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन इन लोग आ गए, कभी कभी क्या सोचा वाला पूरे नहीं होता है ना, ऐसे कैसे काम ऐसी भी हो जाता है। तो फिर ये अचानक हो गए। उसमें सारे कांग्रेस के टॉप लीडर मार दिए। टॉप लीडर बोलने से फिर कांग्रेस वाले ही था ना उसे, अब वो उस रैली में तब कांग्रेस वाले तो रहेंगे और कौन रहेगा? और महेंद्र कर्मा को भी मारा। महेंद्र कर्मा तो दुश्मनी था, वो तो गारंटी। वो हाँ। महेंद्र कर्मा अभी का नहीं दुश्मनी, और मैं जब पार्टी में था उस समय से दुश्मनी था। दुश्मनी। हाँ, दुश्मनी था। उस समय एक टन अभियान चलाया था, जन जागरण अभियान। वो जन जागरण अभियान से हमारा लिस्ट में था। उसको मारना था। हाँ, उस समय वो आप लोग से, क्योंकि वो उसको बोलते हैं बस्तर टाइगर, हाँ, और वो नक्सलियों से लड़ाई रहती थी। लड़ा, इसलिए बोलता ना, जन जागरण अभियान से लेकर वो हमारा लिस्ट में आ गया था। वो जन जागरण अभियान का भी अलग अलग नाम रखा था, बैलडीला अभियान, इंद्रावती अभियान, बस्तर भगाओ, नक्सलेट को भगाओ, बस्तर को बचाओ, इस टाइम का स्लोगन भी उस समय वही दिया था। तो आपके टाइम से था दुश्मनी? हाँ, ये तो है। मतलब उसको धोखे से मार लिया, नहीं तो मार नहीं पा रहे थे? नहीं, धोखे से नहीं, हमको तो मालूम, पार्टी को मालूम है धोखे कैसा होता है, उनको मालूम है ना, कभी ना कभी तो हमारा कमजोरी देख के आएगा, वो हमको कमजोरी महसूस करके तो खुद ही आ जाएगा। इसलिए ना, गेरिला युद्ध में एक टेक्निक को समझना है, हमको जब कमजोर समझ के वो अपने सीना तान के आने लगेगा, तब हम हमला करना है। गेरिला युद्ध का मतलब ये है ना, वो ऐसे समझ गए। मतलब एक सड़क है, उधर में 100 बार में से 90 बार जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, मेरे को लगेगा सब ठीक है। 99 बार जाऊंगा, लगेगा सब ठीक है। 100वीं बार मार देगा, मार देगा। यही है ना, ये गुरिल्ला फाइट, गेरिला फाइट। मतलब उस समय इनका में क्या सोचे थे मालूम, जनजागरण मेरे सलवा जुलूम खत्म हो गए ना, इनको लग गए थे कि सलवा जुलूम खत्म हो गए तो नक्सली खत्म हो गए, अभी सब कुछ हमारे चल रहा है, यही भरोसा उनको लगा, चले गए। लेकिन इसलिए बोलते ना, दुश्मनी को कभी कमजोर नहीं सोचना। हमारा है वो चाइना में सूटे बोल के एक जन मिलिट्री चेयरमैन है, वो यही बोलता है, कभी दुश्मनी को, उनका बोलने का मतलब ये शब्द बोलता है, दुश्मनी से लड़ने के पहले तू अपने आप आत्मा आलोचना करो, तेरा शक्ति कितना है, दुश्मनी का शक्ति कितना है, इसको परख के अटैक में जब जाएगा ना, 100 युद्ध में एक भी बिना आ रहे आप रिटर्न आ जाएगा। ये मिलिट्री में बताया गया था, उसका नाम सूटे, मिलिट्री शेर में। ये गेरिला युद्ध का टेक्निक है।
अभी ऐसी इडमा भी ऐसी फॉलो होता था वो, गोरिल्ला फाइटर था। गिरिल्ला फाइटर, गिरिल्ला उसी को अमल करता था वो, इसीलिए वो सक्सेस होता था जो भी हमला में जाता था। मैंने वो सामने वाला का दुश्मनी का कमजोरी, हमारा कैडर का अंदर में कमजोरी था को वो करता था, गाइडेंस करते थे। हमारे यहाँ कोई कम रहेगा उसको दूरी बना के रखते थे, भाई तो पीछे रहा। दुश्मनी भी तो इसलिए बोलते हैं विश्लेषण करना है तो हमको जैसे दादा आपको पता चला होगा बाद में वो जो महेंद्र कर्मा को मारा तो ऐसा मीडिया में आया कि उनको बॉडी को जो है चाकू से गोदा गया, फिर डांस किया गया, फिर जो है कुछ लोग कहते हैं कि उनके ऊपर पेशाब किया गया, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, ऐसी नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसी नहीं करता। फिर उसको हम फिर आतंकवादी से जोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी में जब मैं पार्टी में था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी का भी ऐसी नहीं करते। मर गया, उसको कितना भी करने से कोई मतलब नहीं। मर गया, मट्टी हो गए ना, उसको क्या दिखाना चाहते हैं आप? नहीं तो ऐसी दिखा रहा है बोलने से आपका दृष्टि गलत है। ऐसा तो बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग के दावा करते हैं कि उसको ऐसी तरीके से उसका बॉडी कर दो कि दहशत फैल जाए पूरे इलाके में। नहीं, गलत है वो। किसका दहशत होगा? हमारा ये क्या तो मनोबल कम हो जाएगा ना, तू एक आतंकवादी का रूप दिखाई देगा। कम्युनिस्ट पार्टी का विचार वो नहीं है ना, ऐसी दिखाना बोला हमारा कम है। मैं इसलिए मेरे को भी कई लोग, इसका क्या पता लगा था आपको? मेरे को मीडिया वाले इसलिए पूछते हैं, भैया बद्रीनाथ जी आप कितने जन को मारा? मैं बोला ये चीज़ मत पूछिए, कितने जन को मारा? बोले क्या है, क्या चांस के बोल रहे? तो मुर्गा थोड़ी ना, बकरी थोड़ी ना मैं काट के बताया, गिन के लाया तो इतना काटा इतना बच्चा बोलने के। युद्ध था, हम गए थे, मर गए, बात करता हूँ। गोली चल रही थी या तो मैं मरता है तो वो मरता। बस बात करता हूँ। उसको मैं आपको सामने थोड़ी बोलूँगा मैं इतने जन को मारा। मैं हीरोगिरी दिखाना है, नहीं तो क्या दिखाना चाहिए? वो गलत। कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती, मैं तो विरोध करता हूँ अभी भी, ऐसी करेगी नहीं। अच्छा, जैसे ये ताड़मिटला में हुआ जी, इसका भी बाद में आपको पता चला होगा, इधर कौन लोग थे? तो वही इरमा का नाम ला रहा है। सब जगह इरमा का बोलता, प्लेटून था ना वो, सब जगह उसी का, लेकिन सब जगह वो नहीं था, कुछ जगह में था। प्लेटून भी एक जगह नहीं रहता ना, हमको महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक घूमना है ना, एक जगह थोड़ी रहेगा। तो इसे तालमेटला में तो कैसे मारा था? ताड़मेटला में मेरे को सुनाई दे रहा था कि इन लोग पुलिस लोग गए थे इधर से रेकी कर गए, उधर जाते समय शाम हो गया, मन कि इनको विश्वास मिल गया था। इधर से जाते समय कोई उनका मने नक्सली बारे में जानकारी ना है, नहीं घबराहट, कुछ नहीं था। तो उधर से आते समय मने मन अटके आ गया, समझो कुछ नहीं होने वाला, आत्मधैर्य खत्म हो गया। वही गुरिल्ला नियम जो है, इसीलिए ना मैं आप मीडिया में नहीं बोलना चाहिए, बात करते करते हमारा मिलिट्री टेक्निक नहीं होता है। सुबह उजाला होते हुए आदमी शक्तिशाली बन के रहता है, सूरज डूबते जाएगा ना उसको कमजोरी हो जाता है, उसको शरीर में पूरा नस नाड़ी पूरा ढीला पड़ जाता है। अभी सूरज डूब रहा है ना, आदमी अभी नहीं लड़ पाएगा। वो लड़ेगा कौन है? गिरिला जो युद्ध करता है वही लड़े रहता है। वो इसलिए क्या करता है, समय को देख के शक्ति को बढ़ा के रखे रहता है। मल्टीमीटर आपका कम करके रखना है, आपको जब आता है बढ़ाना है। ये चीज़ को पहले पुलिस लोग नहीं समझते थे। पुलिस लोग ये चीज़ पहले नहीं समझ कारण इन लोग ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अभी समझने लगा, अभी क्या के लिए उसी में नक्सली में जो काम करके आया ना, उन्हीं लोग द्वारा सीख के समझ के तब अभी सक्सेसफुल हो रहा है। बस्तर फाइटर और डीआरजी, इसलिए बाहर का फोर्स इधर सफल नहीं हुआ, डीआरजी लगी तो लगी है। मैं इसलिए आप वो पूछे थे ना, दिल्ली गए थे क्या दादा ने, आप बोले थे ना दिल्ली बुरकापाल कांड होने के बाद मेरे को दिल्ली बुलाया था, यही प्रश्न पूछे मेरे को, बद्रीनाथ जी मेरे को ये चीज़ बता, बोले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मैंने इतना ट्रेनिंग ताकतवर शक्तिशाली, तो इन लोग क्यों मरते हैं, लोकल पुलिस क्यों नहीं मरते? मैं सामने यही सामने बताया, आपके यहाँ समन्वय नहीं, भेदभाव है। पुलिस है, सब बंदूक पकड़े, समन्वय नहीं है, भेदभाव है। ये भेदभाव होने के कारण से आपका कमजोरी कहीं ना लगा है। तो आप लोकल पुलिस को मानते नहीं, उनका आपका बराबर लेते नहीं। इनका वेतन अलग है, उनका वेतन अलग है, इनका फैसिलिटी अलग है, उनका फैसिलिटी अलग है। लेकिन कर तो किस कर रहे हैं? कर रहा है एक ही जन को करना, नक्सलेट को खत्म करना। लेकिन आपको एकजुट नहीं होने के कारण, अब जब एकजुट हुए तो फिर ऑपरेशन सफल। इसलिए मेरे पूछते नहीं, बद्रीनाथ जी आप बोला वाला बात आज। तो बुरकापाल में क्या हुआ था? बुरकापाल में 25 लोग खत्म होते, 25 जन खत्म होते। बीएसएफ, हाँ बीएसएफ खत्म, सीआरपी वाले। और ये बताओ आईडी कैसे लगा देते हो, जो लगा देते थे? आईडी आपको ऐसी आसान से बोले नहीं आता है, आईडी लगाने का हमको मालूम है, हम आपको पता है? हाँ हम लगाते थे, मेरे आता है। तो लोग कहते हैं जब सड़क बन रही होती तभी लगा देते हैं। हाँ लगा देते। देख भाई, दिन को करते हैं सामने वाला, हमको रात को करने का काम है हमारा। हम रात का नाक साफ है, दिन का नाक साफ उन लोग है, शाम दो नाक अलग अलग। 3-4 बजे उनका काम खत्म हो गया वापस। हाँ फिर आप लोग की टीम पहुंचती थी, नीचे लगाया, हाँ तार छोड़ के चले आए, चला गया, हो गया। अभी भी जैसे जंगलों में आईडी बिछी होंगी?
हाँ होगा होगा होगा। और प्रेशर आईडी? प्रेशर आईडी वही है, उसको हमारा भाषा में, नक्सली भाषा में बूबी ट्रैप्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बूबी ट्रैप्स। बूबी ट्रैप। बूबी ट्रैप्स बूबी ट्रैप्स। हमारा नक्सली शब्द में हाँ। बूबी ट्रैप्स बोलते हैं, माने वो अपने आप फूटता है, तू कूदेगा तो अपने आप फूट जाता है। उसको मिलिट्री शब्दों में असली बूबी ट्रैप्स। बूबी ट्रैप्स। और वो वाली जो बड़ी वाली आईडी होती है, वो आईडी बोलने से अपन कूद आके अपन बैठ के करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक व्यक्ति वहाँ रहना पड़ेगा, टच कराना पड़ता है। करना वो बड़ी मात्रा से करना पड़ता है, और उस हिसाब से उसको संकेत ज़्यादा रहते हैं। ये बूबी ट्रैप्स ऐसी नहीं 1 2 3 ऐसी, मैंने सिंगल टारगेट मारना, तो एक सिंगल टारगेट को मारना। जंगल में कोई जा रहा है और उसका पैर पड़ गया तो उसका पैर उड़ जाएगा, वो तो है, मर जाएगा। मर जाएगा, मैंने सही जगह लगे तो मरेगा, तो मरेगा, और नहीं मरेगा तो कहीं हाथ टूट जाएगा, कहीं पैर टूट जाएगा। और वो जो बड़ा वाला होता है उसमें पूरी पूरी गाड़ी उड़ जाएगी। हाँ पूरी उड़ जाएगी, उस पूरा हमारा टीम रह जाती है ना। तो आप उधर बता रहे थे कि वो जो तालमेटला में, तो वो निश्चिंत हो गए? जी निश्चित हो क्या गए। वो कई लोग भी बोल रहे थे कि गांव में भी गए था, कई लोग शराब भी पी दिए, मंद पिए। मैंने पुलिस लोग सुबह गए थे, खाना पीना नहीं है तो थके फके गए हैं उधर से, फिर गाते हुए गाँव वाले के पास मंद वगैरह रहता पीने का, अब पी पा के मस्त आ रहे थे लोग मन मर्जी। मैंने तो इन्होंने पिलवा दिया ऐसा भी हो सकता नहीं है? नहीं, इन लोग नहीं पिलाए। तो क्या एम्बुश लगा के बैठे थे? हाँ 3-3 दिन बैठे रहते थे? हाँ 3 दिन बोलने से ऐसे सब नहीं रहते, हम लोग पहले सब मिलके बना के ना, वहाँ 1-2 जन बैठे रहते ग्राउंड में, कि देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारा माइंड को कोई शक तो नहीं आया, डाउट तो नहीं आया, कोई वैर तो नहीं देखा। कभी कभी क्या गाय मन जाता है तो उसको पैर लग जाता है तो वैर कट जाता है, नहीं तो कभी पत्ता जल जाता है तो वैर भी जल जाता है। ये सब चेकिंग के लिए 1-2 जन रहते हैं, ये हमेशा सूचना देते रहते हैं। बगल में हमारा फोर्स रहती है, बगल में हमारा फोर्स ऑलरेडी रहती है तैयारी में, उसको जैसा सूचना देगा तो वो भाग के आ जाएगा। सूचना पूरा रहने वाला वहाँ ग्राउंड में जो रहता है ना, वही है असली। फिर एम्बुश लगा करके यदि उसी के ऊपर भरोसा रहेगा, कभी वो गलत संदेश देगा तो फेल हो जाएगा, और सही सलाह देगा तो वही सक्सेस। इडमा से पहला सलाह कलाकार बोलने से वही ग्राउंड में जो सूचना दिया वही असली है। अच्छा, मेरे हिसाब से। फिर ये हिडमा लोग आए और एम्बुश लगा के मारा? लगा देंगे। तो फिर जिसको मारा वो भी तो गरीब के परिवार का ही बेटा? वो तो मालूम है, गरीब के परिवार में होते, इसलिए बोलते हैं ना गरीब परिवार है आप है, लेकिन गरीब होते हुए अमीर को सहयोग क्यों दे रहे? हमारा प्रश्न है, गरीब है हमको मालूम। तो नौकरी कर रहा है अपना, नौकरी मतलब ये है ना, फिर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हमारा नक्सलट का विचार में ये है ना, स्वार्थ छोड़ो बोले ना, इसलिए बोले उनका फिर ये होता है ना। ठीक है, आपको मालूम है, पुलिस को भी नहीं मालूम है बोलने की बात, पुलिस को भी मालूम है कि ये अन्याय हो रही है। नक्सलियों का स्वार्थ नहीं था? स्वार्थ नहीं है, तब तो जंगल में भटक रहे हैं। स्वार्थ रहते तो मेरे को स्वार्थ मैं आया ना, मैं अभी मेरे को स्वार्थ ही बोलेगा और क्या बोले। अब मैं जी रहा हूँ, कह रहा हूँ, अभी जितना दिन जंगल में था उनको क्या स्वार्थ था? अरे भाई स्वार्थ था ना कि भाई इससे लड़ना है, उससे हथियार नहीं, छीनना, उसको अपनी ताकत स्थापित उसका करने स्वार्थ का नहीं बोला जाता। स्वार्थ कैसा होता है? अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना, मस्त एसी रूम में रहना, ये होता है ना। खुद का घर होना है, खुद का बाल बच्चा होना, ये स्वार्थ की बोला जाता है ना, इसको स्वार्थ नहीं बोला जाता। ये स्वार्थ नहीं तो संत भी तो नहीं थे? संत तो नहीं है, लेकिन लोगों को प्रति है ना लोग। तो अभी एक बात बताओ, आपकी जैसे भर्ती हो गया, उसको फिर जो है कमांडर बनता गया, फिर सीसी मेंबर हो गया। एक बात बताओ, आपको ये लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये उधर के लोग आकर के इनको विचारधारा, बेचारे भोले भाले आदिवासी थे, इनको अपनी विचारधारा में फंसाया, इनको लड़वा के फिर इनको मरवा दिया, तो बहुत दबाव हुआ तो 2 सीसी मेंबर बना, नहीं तो सीसी मेंबर भी सारा साउथ से बनता था, दूसरे जगह से बनता था। यही तो गलत कर रहे थे गवर्नमेंट पहले यही गलती करती थी। मैं वही चीज़ को बार बार बोलता था, आप गलत प्रेमी में हैं कि नक्सलाइट का बीच में समन्वय नहीं है, नहीं तो आंध्रा तेलंगाना इस टाइप का सोच के ना ऐसे सोचते रहोगे आप, और 50 साल तक भी नहीं कर पाएगा। नक्सली में समन्वय में है, एकजुट के मिल के रहते हैं हम लोग। ये गलत प्रेमी में रहेगा ना, आप कभी भी ये नक्सलाइट को ख़त्म नहीं कर पाएगा। अभी लगता है ख़त्म हो जाएंगे? अभी भी मेरे को नहीं लगता है, काहे के लिए अभी भी है ना। ख़त्म कैसा होगा? बंदूक ख़त्म होगा ना। बंदूक तो ख़त्म हो जाएगी लग रहा है। हाँ बंदूक ख़त्म हो जाएगी। ये सब रुपेश और ये सब का सरेंडर हो गया, ये सब की तो आपके टॉप लीडर थे। आप क्यों छोड़ दिए फिर? आपको भाई अगर यही लगना था तो आपने क्यों छोड़ा? मेरा छोड़ने के लिए कारण ना, मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। पहले बात, मैं बचपन ही ना पढ़ा, नहीं लिखा नहीं। मैं नक्सल में जाके 5वीं पढ़ा हूँ। मैं जितना सीखना था सीख लिया हूँ, समझना था समझ लिया हूँ। पार्टी जितना रफ्तार से बढ़ रही थी मेरा आंखों सामने, तो मैं उसको सहयोग नहीं दे पा रहा था। नया कैडर आ रही थी,
पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, तो मेरा कारण से उन लोग काम नहीं कर पाते थे कि भाई बद्रीनाथ क्यों नहीं कर रहा है, क्या कारण होगा, कि पुराना आदमी आई तो कुछ तो होगा, जाने उसको मन में कुछ तो शंका होगा, तो हम जाके क्या करें, हम तो कहीं जाके फंस तो नहीं जाए। इस टाइप का भावना की पार्टी में आगे बढ़ने में दिक्कत होती थी। मैं इसलिए सोचा कि नहीं, मैं पार्टी छोड़ना उचित है, मैं नहीं बढ़ रहा हूँ तो सामने वालों को कुछ बढ़ने नहीं दे रहा, तो मेरा गलती है कि नहीं होता। मैं आज भी उस विचारधारा से यदि सोचता तो मैं ऐसी महसूस होता मेरे। नहीं, मैं आपकी बात इतना आसानी से आप बता रहे हो, इससे मैं मानने वाला आदमी नहीं हूं। आप तो मानेगा नहीं ना सर, है ना? आप ही नहीं है, किसी को भी पूछ लेना, बद्रीनाथ तो ऐसे तो ही नहीं। तो ये भी तो हो सकता है कि भाई अगर कोई नक्सल छोड़ के जाता था तो नक्सली उसको मार देते थे कि मेरा मुखबिरी करेगा, आपको तो नहीं मारा। तो आप अपना गुना भाग कर, मैं नहीं बता सकता ना, है? मैं क्या बोल सकता हूँ, आप अपने ज्ञानी है तो आप नहीं, मैं तो जैसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे दादा कि भाई ऐसा हो सकता, तो ऐसा तो नहीं था कि आप छोड़ के आ गए थे फिर जो है इधर से पार्टी का काम करते थे शहर में बैठ के? अब देखो, अब मेरा भावना है, लेकिन मैं क्या करूँगा। हाँ, मेरा भावना व्यक्त होते रहता है, मैं कुछ करूँ, कुछ तो बोलूँ, यही मैं सोच के करता हूँ। इसी को तो बोलते हैं सब कि अर्बन नक्सल। हाँ, बस शहर में रहने वालों को अर्बन बोलते हैं। हाँ, वो तो बीजेपी सरकार आने के बाद नया नया नाम रखी थी। हाँ। मैं भी नहीं सोचता अर्बन नक्सलेट कौन है, मैं नहीं जानते थे। तो फिर आप जो है फिर नौकरी कैसे मिला, आपका पुनर्वास आपका कैसे हुआ? जी, वो चीज को बोलने से मैं फिर पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। मैं जब चलन रहा था उस समय मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के समय कोई योजना ही नहीं था। हाँ, तो उसके बावजूद भी हाँ, मैं सलन रहा था। मेरा ये मकसद था कि मैं पहले यहाँ सलन हो जाऊंगा, यहाँ का केस पूरा कंप्लीट करके हाँ, फिर मैं आंध्रा चले जाऊँ, हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बचपन से तेलुगु सीखा हूँ। तो वहाँ जाके मैं कोई ना कोई पार्टी में मैंने मेरे का अभी भी मेरा उत्साह हो, कहीं तो नेता बनना है, लोगों को सेवा करना है। हाँ, अभी भी मेरा दिल में वही होते रहता है कि अब बचपन से किया है तो अभी करने में क्या है। हाँ, तो ये भावना था। मैं फिर बाद में यहाँ बेचारा विवेकानंद सिन्हा बोल के एसपी साहब था उस समय, हाँ, उसका सोच थोड़ा अलग था हम्म, कि नहीं इसको जाने नहीं देना, लोकल आदमी है, इसको रखने से आने वाले समय में हमको कुछ उपयोगदायक रहेगा बोल के मेरे को रखे थे। हाँ, तो ऐसे करके मेरे को पुनर्वास नहीं रहने के बावजूद भी मेरे को रहने के लिए घर दिया था, नौकरी दिया। नौकरी 8 साल का बाद दिए थे। मेरे को पुलिस में भर्ती करना था, नहीं कर पाया, वो सक्सेस नहीं हुआ, मैं जीत गया सर। आप नहीं हुए भर्ती? नहीं हुआ। तो लेकिन बोले इनका यही मकसद था कि इसको भर्ती करना है पुलिस में। हाँ, तो उसमें उन लोग सक्सेस नहीं हो पाया, मैं सक्सेस हो गया। सब आप सक्सेस हो गए, मैं जीत गया, जिंदाबाद हो गया, बस जिंदाबाद हो गए। हाँ, बस। मैं जेल भेजे थे, हाँ। जेल में भी नहीं डरा हूँ, दोनों मियाँ बीवी थे। सलन रोने के बावजूद भी जेल गया था मैं। जेल गए? जेल गया, कितने दिन? 1.5 साल काम किए जेल में। और पत्नी आपकी? हाँ, वो साथ में थे, जेल में रहे? हाँ, साथ में। अभी वो पुलिस में है? हाँ जी, किस में? पुलिस में। सिपाही? हाँ, और क्या करती हैं? वही सहायक आरक्षक है। हाँ, राइट। और आप नगर निगम में क्या करते हो? नगर निगम में मैं पहले यहीं पार्क में करता था। हाँ, उसके बाद ये स्विमिंग पूल में किया था, ये बगल में स्विमिंग पूल है। हाँ। उसके बाद अभी मैं नल जल योजना तो ये करता था। जीवन आपको अच्छा नहीं लगता? सर, इसमें आपको इसलिए बोलते हैं, हमारा इतिहास हमको बताता ना, हमारा एक विचारधारा बता रहे हैं ना, हमारा दिल में विचारधारा वो हमको इशारा करता है, विचारधारा हमको इशारा करता है ना। हाँ। हम उस विचारधारा व्यक्ति हम क्या करेंगे, अच्छा लगा बोलते नहीं, तो जैसे विचारधारा आप मानो, जैसे आप जिस तरीके से मान रहे हो विचारधारा तो आप भी मान रहे हो, जी और आप हथियार नहीं उठा रहे हो, तो आपको सरकार कुछ नहीं कर रही, बल्कि उल्टा नौकरी भी दी हुई है। जी। तो आप तो ये रास्ता आपको आसान नहीं लगता कि इस रास्ते पे चल के अपनी बात रखी जाए? भाई जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार रही ना बंगाल में इतने साल, जी जी, केरला में भी है ना कम्युनिस्ट सरकार, जी। तो ये वाला तरीका आपको नहीं सही लगता? इसमें कर नहीं पा रहे ना, इसलिए जहाँ जहाँ रह रहा है वो पूरी नहीं कर पा रहे ना, हमारा क्यों? दिक्कत केरला हुई है तो इतना अच्छा राज्य बताया जा रहा है, वहाँ शिक्षा अच्छी है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा बताया जाता है, वहाँ पे बाकी लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा है, तो ऐसा तो बोलते हैं कि केरला में बहुत काम हुआ है। नहीं होना है, लेकिन एक राज्य में नहीं ना, हम लोग को पूरा दिखाना है ना, हमारा विचार है नहीं। तो आप जैसे एक राज्य में हो रहा है तो फिर बाकी राज्य में इस तरीके से करो। करना है, लेकिन वो करने में कहीं कमी है ना। हाँ। करना है, कमी है कहीं। अब जैसे ये आपके सब नेता होता सरेंडर हो गए, मिले किसी से आप? मिले। क्या बोला? मैं उनसे यही सलाह पूछा था कि आप नेक्स्ट क्या पार्टी लगाना चाहते हैं, पार्टी बनाएगा, कोई संगठन बनाएगा, क्या बनाएगा, उसमें फिर मेरा सहयोग क्या रहेगा, नहीं तो आप लोग मेरे को क्या सहयोग देंगे। तो मैं ये सलाह लेने गया था, उन लोग बोले नहीं आपका देखते हैं, अभी तो मैं फिलहाल के लिए नहीं बता पाऊँगा, मैं बाद में हम लोग बताएंगे। अभी पुलिस कटोरी में। आप ऐसे जब पार्टी में थे तो मिले थे ऐसे रुपेश से, सोनू दादा से? हाँ, सोनू मिलते थे? ये रुपेश को नहीं जानता मैं, मेरा केंद्र कमेटी वाला टोटल जानता मैं।
गणपति से लेकर कोंडापल्ली सीताराम एक टन छोड़ के गणपति को जानता हूँ, अभी रुपेश को मैंने इसको जानता हूँ, सोनू दादा को। सोनू दादा का नाम असली भूपति है, भूपति है। पश्चिम बंगाल में जो मर गया था, उसका यहाँ हम राम जी बोलते थे, वो किशन बोलते थे। तो हमारे यहाँ एक ही कन्फ्यूज होता है मालूम, अभी नाम चेंज करते ना, हमारा आदमी को हम नहीं पहचान पाते हैं। इसमें यहाँ कहीं केडर है मेरा, वो पहले का नाम नहीं है, दूसरा नाम बोलते तो मैं नहीं जानता हूँ बोलते, लेकिन मेरा नाम सब जानते हैं। मैं अभी नक्सली में भी वही नाम से, अभी भी वही नाम से है, तो मेरे को सब जानते हैं कि हाँ वही हमारा है। अब जैसे हिडमा का भी जैसे कहते हैं कि कई सारा नाम था उसका, तो ऐसा नाम अलग अलग क्यों रखते थे? अलग अलग रखने का कारण है सर, हमारे ऊपर कि जब जो कांड होता है तो हमारे ऊपर केस बनता है, FIR बन जाता है। FIR बनता है तो फिर वो आदमी के ऊपर जरा जहाँ जहाँ हो रहा है ऊपर FIR उसी का नाम से बना जाता है। कि हम स्टेट चेंज आए तो नाम चेंज करें तो हमारे ऊपर वहाँ का केस नहीं बनेगा। केस से बचाने के लिए कुछ नहीं, केस से बचाने के लिए एक प्लस और एक टन क्या पुलिस का निगरानी हमारे ऊपर ना पड़े। कौन तो नहीं आया यार, वो तो इड़मा तो नहीं, बस मैंने पुलिस का मनोबल टूट जाएगा ना। तो मैंने कुछ नहीं है, पुलिस को गुमराह करने को, पुलिस को गुमराह करने के लिए। बस गुमराह करना। अरे वो बोलेगा नहीं इड़मा तो नहीं है, वो तो वहाँ रहता है यार दक्षिण बस्तर में, यहाँ कहाँ है, नहीं आया। मैंने उनका बीच में ऐसी भेदभाव आता है, इसी कारण से नाम चेंज किया जाता है। हमारा करने के लिए यही दो मकसद है, केस से बचाने के लिए, पुलिस निगरानी से दूर रखने के लिए, यही काम के लिए। तभी हिडमा के मारे जाने के बाद लग रहा है कि अब टूट गया है मामला। मैं तो ऐसी नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं नहीं मान सकता ना, मैं हमारा दिल में एक चीज़ है ना भाई। हाँ, वो तो मानता थोड़ी ना, इड़मा थोड़ी ना भाई, इड़मा से पहले भी पार्टी है ना, इड़मा बाद वाला है ना, पार्टी बड़ा है ना। बट उसके मारे जाने के बाद थोड़ा दहशत तो हुई। नहीं ऐसे कुछ नहीं। अब इड़मा को हम पहले जितना एक रावण टाइप का दिखा ना, रावण जैसा बहुत बड़ा दिखाया था, आग लग गए तो उसको राख हो गया। अभी भी वही दिखा रहा है, रावण था वो आग लगा दिया तो राख बन गया। आज इड़मा है तो पार्टी खत्म हो बोल के सोचना है तो हमारा नहीं, मैं वो बात नहीं, मुझे पता। जैसे मान लीजिए मैं जानता हूँ कि भाई हिडमा से ऊपर भी बहुत सारे लोग थे, उसके बाद भी बहुत सारे लोग थे, उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे। हिडमा एक राक्षसी स्वरूप बना दिया गया, हम बनाए, एक नक्सल का एक ऐसा नाम बना दिया गया, या एक तो उसका खुद का जो करता गया और कुछ किया, कुछ बताया ज्यादा गया, है ना। ऐसा हुआ सही बात कि उसने 2 घटना की तो 2 में और उसका नाम आया जुड़ा, तो भाई उसका और बड़ा विकराल होता चला, हिडमा 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 एकदम से। फिर उसके बाद जो है जब वो मर गया तो एक उसमें मोरल तो डाउन हुआ ना लोगों का, कि जो आपके पार्टी के लोग थे उनको लगा कि यार ये मर गया है तो अब जो सरेंडर कर देते हैं। नहीं ऐसी नहीं। अभी आप आजकल वीडियो में देखना, इड़मा के बारे में कई लोग स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं इड़मा जैसा मैं बनूंगा। बट हिडमा बनने की कीमत नहीं पता है ना, नहीं है उनको, कीमत पता नहीं है, लेकिन लोग ऐसे बोल रहे हैं। आप चाहोगे कि आपके घर से कोई हिडमा बने? नहीं बने, लोग कुछ लोग बोलते मैंने इड़मा का प्रति यदि सोचने वाले समझ गया कि भाई तो यदि ऐसी व्यक्ति यदि पार्टी में आए तो बन भी सकता है, कोई नहीं गारंटी नहीं। हम ये भी नहीं बोल सकते कि जाएगा कि नहीं। कई लोग को दिल से जैसे ऐसी सोचेगा, यदि कहीं बोलते थे इड़मा जैसा मैं भी एक नाम कमा ले, लेकिन कुछ लोग ऐसी करते ना, वो पार्टी के अंतर्गत नहीं आएगा, वो गलत भी है। बट खैर मैं तो इस तरीके के खूनी संघर्ष में भरोसा नहीं रखता हूँ कि भाई एक दोनों तरफ से गोली चल, आखिर में नुकसान तो आदिवासी का हुआ ना। नुकसान दोनों को हुआ, खाली एक आदिवासी नहीं हुआ, सरकार का भी हुआ था ना, आदिवासी को भी हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो चलो सरकार है, सरकार में भी जो शामिल हुआ, पुलिस में जो है DRG में, वो भी आदिवासी है, जो नक्सली बना वो भी आदिवासी था, और जो गांव का लोग मारे गए दोनों तरफ से, भाई कई बार पुलिस के उसमें भी क्रॉस फायर में लोग मारे गए, पुलिस पे भी बहुत सारे आरोप लगे, नक्सलियों ने भी मारा मुखबिर समझ के और तमाम। तो नुकसान तो आदिवासी का हुआ ना। आप तो आपके आँख के सामने सब हुआ है। नहीं सही हुआ था। तो उसको इस तरीके की चीज़ों को तो भाई कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? दिक्कत हुई है ना, अभी उसी चीज़ को सोचना है। अभी तो अभी जैसे आपको जो लग रहा है कि ये 31 तारीख का डेडलाइन दिया गया है, अभी जो CC मेंबर आपके बचे हैं जी, वो सब सरेंडर कर जाएंगे या फिर नहीं करेंगे? अब मैं नहीं बता सकता ना, मैं कैसा बोलूँ। मैं पार्टी छोड़ के आके अभी टाउन में रह रहा हूँ, अब वो निर्णय कौन बता सकता है। अभी रुपेश जैसा लोग बोलना चाहिए। अभी रुपेश अभी फिलहाल में आया वाला है, अब उसको कहाँ जानकारी है क्या करना है, अभी वो भी तो आह्वान तो कर रहे हैं। एक अभी और बचा है जो इधर का छत्तीसगढ़ का ही है, रामदेव है, देवा है। कौन है? देवा उसी गांव का है, इड़मा का गांव का है, उसी गांव का है। हाँ उसी गांव का, उन्हीं का क्या परिवार का है। आपको कहना हो इनसे कि अगर वो उन तक इंटरव्यू पहुंचे तो आप क्या बोलोगे? मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ना बोलने वाला हूँ ना आने वाला हूँ, मैं तो नहीं है ना। हाँ मैं क्या तो आप बोलोगे कि जैसे आपने हथियार छोड़ दिया तो ये भी छोड़ दे? सर इसमें दिक्कत ये होती है मालूम, मुझे ना मैं कुछ भी सोचता ना, मैं दीर्घकालिक सोचता, लंबा सोचता। मान के चलो मैं बोल दिया, मेरे विश्वास करने वाले व्यक्ति है,
वो आएगा, आने के बाद उसको पुनर्वास नहीं मिलेगा तो मेरे को पूछेगा ना, यार तेरा भरोसा करके मैं आया हूँ, मेरा स्थिति क्या है बता। तो सरकार इतना भरोसा दे तो रही है, सरकार सरकार नहीं- भरोसा देने से नहीं है ना सर, उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। तो देख, बोलने का अलग है, करने का अलग है, मेरा यही है। मैं इसलिए सिद्धांत कम जानता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ ये, मैं कड़क बोलता हूँ। तो तो अभी यदि मान लो- बोले है तो उसको इम्प्लीमेंट करना आपका फर्ज है, इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहिए ना। अब कब करेगा हम तो नहीं बता सकते। और अच्छा, अभी एक बात और बड़ा फैला हुआ है, ये कैसे फैला कि अडानी आ जाएगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री आ जाएगा। ये तो है, ये तो मालूम है, क्या सब- मानते हो? सबको मालूम। ये गवर्नमेंट अडानी के साथ समझौता हुआ था, ये एरिया को पूरा उनको देने का था। इसीलिए मैं नहीं हूँ, मैं भी कहीं कहीं इंटरव्यू में देखता हूँ कि मानवाधिकार लोग भी यही बोल रहे हैं ना, मैंने गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं है। वास्तव में देखने से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, नक्सलाइट को उन्मूलन करने के लिए इतना पैसा आ ही कहाँ रहा है। तो इनको ऐसी एक सोना जैसा दिखा रहा है, सोना का रेट इतना कम है, इंसान को दिखा रहा है कि 1 करोड़ वाला, 2 करोड़ वाला, बद्रना पलाना, बिड़मा पलाना, टिकाना, ये इनाम भी मिल रहा है, हथियार भी मिल रहा है, ये सब इतना खर्चा करने का मतलब क्या है। इसलिए उन लोग भी एक डेडलाइन दिया कि इतना डेट तक हमको थोड़ा सा पैसा दीजिए, खर्चा दीजिए, हम इतना तक हम खत्म करेंगे। उसी के लिए पैसा आ रहा है। तो मैं 2-3 बार मीडिया वालों को बोला, यदि इनको कहाँ से पैसा आ रहा है भाई, पैसा तो दिखाओ। आज देश में पैसा नहीं है, बेरोजगार इसलिए पटक रहा है। इसको थोड़ा राजनीति में जाना पड़ेगा, पर राजनीति में जाना तो विश्लेषण रहेगा, आपको ऊपर ऊपर जाने से नहीं पता समझ में नहीं आएगा। ओह, है ये चीज़, लेकिन है। ऐसा है, यहाँ पे चर्चा है। है ना। चलो, लंबी बातचीत रही आपसे। आप, मैंने सुना गाना भी अच्छा गाते हो। गाना अभी नहीं, मैं वो कभी पहले जमाना का है था, अभी वो नहीं है। एक आध सुना दो कोई। क्या चुनाव सर, अभी सब बोल रहे हैं, सब लोग सूरज डूब रहा है, मैं जवानी टाइप का बोलने लगूंगा तो कोई बात नहीं, तो सिंबॉलिक है। सामने वाला अधिकारी लोग सुनेंगे तो अरे यार तू अभी भी क्या कर रहा है बता। ना कोई बात मेरा- नहीं, सिंबॉलिक कोई सुना दो। कुछ नहीं था सर, वहाँ गाते थे मैं, क्या? मैंने लोगों को संगठित करने में, पार्टी में शामिल करने में मेरा पास एक ऊर्जा है, चंका है कि मैं लोगों को कैसा संगठित करूं, उनको पार्टी में कैसा खींच के लाना, ये मेरे पास अभी भी कैपेसिटी है। लेकिन इसलिए बोलता, मैं फाइटर हूं लेकिन शूटर नहीं हूं। हाँ, फाइटर हूं लेकिन शूटर नहीं। लेकिन देख, इसको दो अंतर देखना पड़ेगा, वैज्ञानिक रूप से, ज्ञान रूप से। नहीं, ठीक बात है। मैं फाइटर हूँ, अभी भी मैं फाइट करने के लिए भी तैयार करूँगा, लेकिन शूटर नहीं हूँ। शूटर भी जरूरत है। हाँ, जितना फाइटर का जरूरत है उतना शूटर का भी जरूरत है। इरमा भी ऐसे, वो फाइटर था, फाइटर नहीं था, शूटर था वो, इसलिए उसको ज़्यादा नाम है। लेकिन उसका फाइटर मैं हूँ, लेकिन मेरा नाम जितना है उतना गया, ऐसी है। लेकिन ना, तो क्या मैं- गा के आप एकत्रित करते थे? मैं इसलिए कि लोगों को भाषण देने से नहीं जानते लोग, हाँ। आदिवासी क्षेत्र है, उनको कोई लेना देना नहीं। मैं गाना से लोगों को आकर्षित करके पार्टी में शामिल करता कैसे? कि गाना ही पड़ेगा आपको। तो सर, हमारा एक पहली गाना है, नक्सलाइट जब आया था ना, उस समय का पहला गाना है। ये गाना अभी भी माने मजबूत है, शक्ति भी है, ताकत भी है उसका पास। इरमा जितना शक्ति दिखा रहा है ना, उतनी ताकत और ये गाना है कि गांव हमारा, गली हमारा। ये फॉरेस्ट वाले नाकेदार इन लोग आके क्या हमारा जमीन, हमारा जगह बोलते हैं, इसी का एक गाना है। बताओ। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये बस्ती हम सरे, ये गांव हम सरे, माने ये सब हमारा है। हल अपना हथौड़, अपना कुदाड़, अपना कुलाड़, अपना तय तय तय, जलम कौन रे, उसका जुलम कौन रे, बोल के एक गाना है। हल मना चलाया, खेतों का जगाया, दिन रात जगा कर फसलों का उगाया, अमर बिना दान नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, तय जलम कौन रे, उसका जुलम क्या रे। अरे रे रे रे, गरीब सरी मजदूर किसान मिलजुल के रहना रे, क्रांतिकारी झंडा तले संगठित होना रे, ये लुटेरों को सरकार को लात मार मटा दो, ये गाँव हमारा, ये गली हमारी। इसमें ताकत है। ताकत तो है, और आपका पूरा एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। वो ऐसी आदमी खड़े हो जाता है, जब सोने वाले उठ जाता तो सुनाते होंगे तो आपको पूरा चार्ज हो जाते होंगे लोग। है। चार्ज नहीं, बताने से विश्वास नहीं सर। मैं जब मेरा मीटिंग में आते थे ना, दूसरा लोग गाने सुनना पसंद नहीं करते थे। जब मैं नहीं गाते थे ना, सामने वाले मुझे डिमांड करते थे, भैया दोबारा तुम मीटिंग में नहीं आएंगे। हाँ, काय के लिए नहीं आएंगे? तेरा गाना सुनने के लिए मेरा बच्चा आया था, चल गाना सुनेंगे, माँ माँ बोल के उठा के लाया। अभी तुम गाना नहीं गाए, मैं दोबारा तेरा मीटिंग में नहीं आऊँगा बोलते। मैं जब गाना गाते थे तब लोग
संतुष्ट होकर चले जाते और कौन सा गाना गाते थे? हैं। ऐसी है, ये गाना ज़्यादा फेमस था। और दूसरा भी गाना गाते थे, लेकिन अब इतना याद नहीं। ये एक टन मन में बिठा रहा हूँ मैंने मेरा इसका साथ। आगे का क्या है? बस इतना ही है। हाँ, आगे बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा आता नहीं हाँ इसको, वो पहले का। चलो, लंबी बातचीत रही, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये- आप लोगों की पार्टी को समझने का थोड़ा सा मिला। हाँ, सब समय लगेगा सर। कुछ भी चीज़ सीखने के लिए ना पहले उसको अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, अध्ययन नहीं करेंगे तो हम कुछ ऊपर तो मोटा मोटी जो है अभी जो है हमने हल जोत दिया है, बस बस तो उतना फसल नहीं आया अभी। फसल नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। जी जी चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके, जी। और अच्छा किया आपने हथियार डाल दिया। एक रास्ता ये भी है, सरकार के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, जनता के लिए नुकसान है। नहीं सरकार के लिए अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है ना, जीवन हाँ, बचा मेरे लिए रहेगा। भी अच्छा है। जनता का मैंने चलाने वाले, सिखाने वाले गुरु रहना है ना। बिना गुरु का कुछ नहीं चल पाता है ना। गुरु जनता अपना चाहिए। गुरु ढूंढ लेगी। ढूंढ लेगा बोलने से कैसा वाला मिलेगा? तो यही तो है। अब बीच में आधा अधूरा में छोड़ के हर गुरु का वक्त होता है, कोई न कोई आता है कभी कभी। यही जनता थी कि एक ज़माने में नक्सलियों के प्रभाव में थी, जी जी। यही जनता थी एक दिन उसको फोर्स की बात समझ में आने लग गई, हम्म, सरकार की बात समझ में आने लगी। तो जनता भी समय समय पे बदलती है, आप भी समय समय पे बदले, नहीं नहीं नहीं। इसीलिए आपने हथियार छोड़ दिया। जी जी। मैं इसलिए समय को हमेशा गुण गाते रहता। समय बदल रहा है तो हम भी बदलना है। आपके सीसी मेंबर्स को भी समझ में आया कि भाई अब हथियार छोड़ दे, नहीं तो फिर वसवा राजू और हिडमा जैसा अंजाम। चलिए, कहीं निशाना, कहीं पे कोई फ़ायदा। ये चीज़ें समय के साथ होती है, आपको बहुत चीज़ें दिखेगी कि इसका क्या मतलब है, और उसका मतलब जो है आपको 4-5 साल, 8 साल, 10 साल बाद समझ में आता है। तो फ्री राशन जो है कोविड काल में शुरू हुआ, और उसका असर देखिए कि ऐसे नक्सल इलाके में पड़ा। तो ये कई बार होता है कि आप किसी मकसद से कुछ काम कर रहे हो और कोई मकसद पूरा हो जाता है, तो उसमें एक तीर से दो निशाने जैसी बातें हो जाती हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपने बदरन्ना को सुना। बदरन्ना बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति हैं। पूरी कहानी को ये बहुत डिटेल में इनके साथ बात करना हो तो पूरी रात हो जाए और समय कम पड़ जाएगा। और लेकिन कम समय में या जितना भी समय में बातचीत हुई, आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। बस्तर से न्यूज़ पिंच बहुत ढेर सारी कहानियाँ लेकर आता रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।